ये कार्य कर चुके हैं कि ब्रेकिंग द आइस सेशन संपन्न कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने सभी लोगों का इंट्रोडक्शन और इसके अलावा ग्रुप मेकिंग, ग्रुप लीडर को चिन्हित करना और उनकी सारी ड्यूटीज और क्या क्या प्री रिक्विजिट है एफडीपी के सभी मेंबरों से, वो सब कम्युनिकेट कर दिया है। अब इस दूसरे सेशन में, जिसका एक्सपर्ट सेशन के रूप में हमने रखा है, इसमें आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर किशोर कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, आप सबको पुनः स्वागत करता हूँ। ऑनरेबल प्रिंसिपल मैम, जो कि इस कार्यक्रम की पैट्रन भी हैं, प्रोफेसर दिव्या नाथ जी। ऑनरेबल चीफ गेस्ट प्रोफेसर गिरीश चंद्र त्रिपाठी जी, जो कि इस समय यूपी स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल के चेयरपर्सन हैं और पूर्व में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंतर्गत वाइस चांसलर के पद पर सुशोभित रह चुके हैं। उससे पूर्व में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक लंबा कार्यकाल है उनका, और विभिन्न विषयों में विद्वता होने के साथ साथ इकोनॉमी में उनकी एक्सपर्टीज है, इकोनॉमिक्स में उनकी एक्सपर्टीज है। मैं आपका स्वागत करता हूं सर। प्रोफेसर भगवती प्रकाश जी, जो कि एक एक्सटेंडेड फैमिली की तरह है हमारे लिए, और हमने बहुत सारी चीजें उनके साथ रह के शुरू की हैं। एक पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस संपन्न की, जिसमें उनका आशीर्वाद मिला और कॉपरेशन मिला। और कई बार लगता है कि सर का जो ज्ञान है वो एक तरह से असीमित है और विभिन्न क्षेत्रों को छूता है। एक जैसे कह सकते हैं एनसाइक्लोपीडिया है। हम जब कभी कभी स्वाध्याय करते हैं तो हम लोग बड़ा सोचने लगते हैं कि इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी बड़ी काम की होती है। तो ऐसा स्वभाव मन में आता है जब हम इनिशियल स्टेज में काम करते हैं, लेकिन जब जैसे जैसे हम ज्यादा स्वाध्याय करते हैं तो पता लगता है कि इंटीग्रेटेड होल ट्रूथ जो है वो बड़ा यूनिक होता है और वो बियॉन्ड डिसिप्लिन रहता है। तो ऐसी नॉलेज है हमारे आज के दोनों विशेष स्पीकर्स की। मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं, और हमारे कोर्स कोऑर्डिनेटर डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा जी मौजूद हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर दीप्ति वाजपेयी जी और सारे पार्टिसिपेंट्स, मैं अगेन आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं कि ये एक हफ्ते का कार्यक्रम बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा और हम कुछ ना कुछ बेहतर सीख के जाएंगे। आज के इस एफडीपी का जो थीम रखी हमने, मेन थीम, वो है द ग्लोबल क्राइसिस एट द रेट कोविड-19, रीथिंकिंग पॉलिसीज। हम ये मानते हैं कि समस्या को समझना भी हाफ डन है। यदि हम समस्या को ढंग से समझ लेते हैं तो आधी चीजें अचीव कर लेते हैं, और यदि हम समस्या को सही समझ गए तो हम सही समाधान निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये इंटरेक्शन, ये संवाद, ये प्रक्रिया हम सबको कहीं ना कहीं एनरिच करेगी और न्यू डायमेंशन में हमारी थिंकिंग को, हमारे एक्शंस को प्रभावित करेगी। मैं सबसे पहले वेलकम एड्रेस के लिए अपनी पैट्रन, हमारी नेतृत्वकर्ता प्राचार्य मैम डॉक्टर दिव्या नाथ जी को आमंत्रित कर रहा हूं वेलकम एड्रेस के लिए। प्रोफेसर दिव्या नाथ जी, स्वागत है मैम। नमस्कार सभी सम्मानित गेस्ट्स को, esteemed guests and participants from across the country. The world that we inhabit today has changed irrevocably in the last 2 months or so. It often makes us wonder what our lives are going to be like in the future. Though nobody has concrete answers right now, we can only say that our future will depend on how the government, the society, and the individuals respond to the challenges faced by the world today due to the coronavirus pandemic and its aftermath. We thought of holding this FDP for teachers because it is the teachers who shape the minds of the future generation, in fact, who are going to be the policy makers of tomorrow. And I really hope that with the lineup of all the experts and the stalwarts that we have with us today and over the next week, the teachers are going to benefit from all the talk that are going to be made by experts in every field. So first of all, I would like to take this opportunity to welcome our chief guest, Professor Girish Chand Tripathi ji, who, as Dr. Kishore right now introduced him, he is the chairperson of the UP State Higher Education Council and has in the past held prestigious posts of the Vice Chancellor, Banaras Hindu University, and also the chairman of the IIT BHU. Sir, it's indeed an honor to have you with us today, and I welcome you on behalf of the whole college team and all the participants. Our guest of honor, who has also very graciously
and kindly consented to deliver the keynote address is none other than Professor Bhagwati Prakash Sharma ji, the Vice Chancellor of Gautam Buddha University, Greater Noida. He is an expert on global trade scenario, the WTO, economic globalization, business environment, etc., and is a keen observer and regular commentator on all these topics. Sir, it is always enlightening to hear you, and we feel really grateful to you and very honored that you have accepted our invitation to be the keynote speaker today. We welcome you, sir, with all our heart. I can see Professor Y. Vimla ma'am, who is the Pro Vice Chancellor of the CCS University, who has always been our pillar of support and always takes keen interest in all our college activities, despite being the Pro Vice Chancellor of such a huge university like the CCS. We welcome you, ma'am, and we are really grateful that even though you are the keynote speaker tomorrow with us, you have agreed to be with us on today at the inaugural session. Welcome, ma'am. Thank you, ma'am. Professor Chaman Lal ji, who is the principal of Government College Kairana Shamli, is also with us today. I welcome you, sir, to the FDP, and we are really glad that you could join with us today. They say, well begun is half done. The eminent speakers on our panel are not only great stalwarts, but are also in a position to make and implement policies that we are going to talk about over the next few days. And I sincerely hope that the teachers are going to benefit and take home something after this FDP to resolve the challenging situation that we are facing today. Thank you very much. And again, a very warm welcome to all of you. Thank you. Thank you so much, ma'am. डॉक्टर शिव शंकर सिंह जी भी हमारे बीच उपस्थित है, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। सर के टेन्यूर में उच्च शिक्षा विभाग ने कुछ नए कीर्तिमान स्थापित किए, उनकी इस ग्रेसफुल प्रेजेंस के लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और थैंक यू सो मच। सर हमारे वैलिडिटी सेशन में चीफ गेस्ट भी रहेंगे, स्वागत है सर आपका। मैं इनवाइट कर रहा हूं सबसे पहले अपने प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा जी को, वो इस प्रोग्राम के, इस एफडीपी प्रोग्राम के कंसेप्ट पर कुछ बताएं। धन्यवाद किशोर जी। आदरणीय अध्यक्ष जी प्रोफेसर जी सी त्रिपाठी जी, आदरणीय वाइस चांसलर महोदय प्रोफेसर बीपी शर्मा जी, प्राचार्य मैम, हमारे सभी पार्टिसिपेंट, हमारे सभी साथी, प्राचार्यगण, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। बाकी जो हमारे वक्तागण हैं, हमारे जो एक्सपर्ट हैं, वो इसके ज्यादा विचार अच्छे ढंग से आपको बताएंगे, लेकिन जो हमने प्लान किया है इस एफडीपी में, मैं थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालना चाहूंगा आपके बारे में, इसके बारे में। एक तो जब ये मैम की मदद से हमने ये टॉपिक बनाया तो मैम ने बताया क्या डिसाइड किया, कुछ और चीजें इसमें आई थी, तो कि वर्तमान जो समय चल रहा है उस समय के अंदर हम जो विभिन्न एरिया हैं उनमें क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये देखा गया है कि जब भी कोई वर्ल्ड में पेंडेमिक आती है, एपिडेमिक तो हमारी कई बार बीच में आती रही है, लेकिन जब पेंडेमिक आई है दुनिया में तो कुछ ना कुछ दुनिया में बड़ा चेंजेस आते हैं, चाहे वो चिकन पॉक्स आई हो या उसके बाद स्विस फ्लू आया हो। स्विस फ्लू को हम एक हद तक पेंडेमिक कहते हैं, पूरी तरह पेंडेमिक अभी भी नहीं मानते क्योंकि पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में हुई थी, पूरे दुनिया में फैली नहीं थी। लेकिन चिकन पॉक्स इससे लास्ट बीमारी थी, पेंडेमिक थी, जो न केवल जियोग्राफिकल, इकोनॉमिकल, सोशियोलॉजिकल सभी एस्पेक्ट को धीमे धीमे चेंज करते हैं। तो पेंडेमिक एक ऐसा समय आता है जब दुनिया अपने को नए सिरे से सोचती है, सभी देश नए सिरे से सोचते हैं, और इस समय से जो अपने आप को निकालता है वही आगे जाके वर्ल्ड लीडर या विश्व का नेता बनता है देश। जो इसकी थीम है बेसिकली, इसमें इकोनॉमी, सोसाइटी, साइकोलॉजी, एनवायरमेंट एंड एजुकेशन, ये ब्रॉड थीम है जहां पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। या इसके इस चूंकि एफडीपी का समय बहुत छोटा समय है इसके पॉलिसीज को दोबारा सोचने के लिए, नए से सोचने के लिए, तो इसमें मेजर 5 थीम को सेलेक्ट किया गया। लेकिन इसके साथ साथ हम सभी जानते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल, हमारी हेल्थ, हमारी जो वर्ल्ड पॉलिसीज है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, उस सब पे इसका बड़ा भारी अंतर पड़ने वाला है। सबसे इस सिस्टम में या इसको समझने से पहले हमें थोड़ा सा कोविड-19 के बारे में समझना होगा कि कोविड-19
क्यों दुनिया की दिशा चेंज करने वाला? बीमारियां तो बहुत आई हैं, HIV जैसी स्ट्रॉन्ग बीमारी आई है, बहुत सी बीमारियां आई हैं, लेकिन कोविड-19 क्यों जो दुनिया में असर करेगा, या इस और बीमारियां दुनिया में क्यों नहीं फैल पाई? तो एक तो ये कोविड-19 जैसे और वायरस होते हैं वैसे ही एक वायरस जरूर है। ये लगभग अगर सिम्टम की बात करें हम तो HIV और इबोला जैसा वायरस है, लेकिन ये दुनिया में बहुत तेजी से धीमे-धीमे अपने छुपे हथियार की तरफ फैलता रहेगा। यानी अगर हमारे पास कोविड-19 की संख्या कम भी होने लगे, तभी भी आने वाले 2-3 साल में हम ये नहीं कह सकते कोविड-19 हम चला गया, क्योंकि ये रूप बड़ी जल्दी बदलता है। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है इस वायरस के साथ कि इसके जो सिम्टम होते हैं, जिसे हम एसिम्प्टोटिक कहते हैं, जो सिम्टम होते हैं बहुत कम लोगों में दिखते हैं और इसके टेस्ट भी पॉजिटिव नहीं आते हैं। और इसकी जो आजकल टेस्ट करने की जो मशीन है वो भी 100% नहीं है, क्योंकि ये बहरूपिया है, ये अपने रूप बहुत जल्दी बदलता है, बहुत जल्दी इसमें म्यूटेशन हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, और जो पूरा वायरस का सिनेरियो डिपेंड है वो एक एंजाइम वायरस प्रोटीन पे डिपेंड है जिस पर आगे काम करता है। तो इसलिए इस वायरस के साथ ये कह सकते हैं हमें जीना होगा और इस वायरस से कुछ बचाव के हमें तरीके ढूंढने होंगे और उसके बाद हमें अपनी पॉलिसीज पे आगे जाना होगा। हम वायरस के ओरिजिन पे काफी डिस्कशन सोशल मीडिया सब जगह होता है। देखिए, एक बायोलॉजी का स्टूडेंट होने के नाते मैं सदैव ये कहूंगा कि ये अखबार में या मीडिया में कुछ भी हो, लेकिन कभी भी मैन मेड इंसान कभी भी कोई चीज बनाएगा उसमें रिप्रोडक्शन पावर नहीं दे सकता, यानी वो जनन नहीं कर सकती है। लेकिन इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं इंसानों ने और भी बनाए, बहुत से जानवर बनाए, बहुत सी प्लांट्स बनाए इंसानों ने, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट कहते हैं हम उनको, लेकिन कोई भी प्लांट कोई भी एनिमल अपने आप रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। यानी ये वायरस आया किसी एनिमल से हमारे अंदर है, लैब में नहीं है, बल्कि हाँ इसकी रिप्रोडक्शन पावर इसके साथ है। जब रिप्रोडक्शन पावर इसके साथ है इट मीन ये ऑटोमेटिकली इवोल्यूट हुआ है। इकोनॉमी, ये बहुत एक अच्छा समय अगर हिंदुस्तान की दृष्टि से देखा जाए, एक्सपर्ट बताएंगे, क्योंकि इकोनॉमी में हम काफी हद तक आने वाले समय में जो दुनिया राह देख रही है उसमें ये देखा जा रहा है कि हिंदुस्तान ही एक ऐसा होगा जो पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ जाएगा, बाकी अधिकांश से उसमें नेगेटिव इकोनॉमी देखने को मिलेगी। एक सार्स इसी का एक दूसरा रूप था, वो आया था कुछ समय पहले। सार्स में भी थोड़ा बहुत दुनिया के टूरिज्म पे इम्पैक्ट पड़ा था, लेकिन इसका इम्पैक्ट काफी समय तो काफी ज्यादा पड़ेगा। जो तमाम ग्राफ हैं, एक एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट एक ऐसा पॉलिसी कहते हैं कि अगर कोविड का कुछ पॉजिटिव देखा जाए तो हम ये देख सकते हैं जो पर्यावरण हमारा आज हो गया है, यदि हमने उस पर्यावरण को बचाए रखा कैसे भी आज की परिस्थितियों को, तो इस महामारी का एक बहुत अच्छा परिणाम भी हमारे पास साथ होगा यदि इस एनवायरमेंट, इस वातावरण को हम बचाए रखें। तो समाज पे, हमारी साइकोलॉजी पे, इन सब पे इसके बहुत बड़े प्रभाव पड़ने वाले हैं। वर्ल्ड पॉलिटिक्स हम सभी जानते हैं कि आज अमेरिका, चाइना, रशिया, बड़े बड़े दुनिया, यूरोप देश कहाँ स्थिति जा रही है। तो आने वाले समय में इस वर्ल्ड का लीडर कौन होगा? वही होगा जो इन सब महामारियों से रास्ता निकालते हुए देश आ गया है। वो ये देश है, शायद आने वाले कुछ 10-5 साल में ये शायद विश्व के नेता न हो। हम चूंकि एजुकेशन सेक्टर से हैं, तो अगर एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो इसने माइंडसेट स्टूडेंट, पेरेंट्स, पॉलिसी मेकर में किया है। इस और एजुकेशन को हमने एक अलग से एक वन डे वेबिनार भी की थी, जिसमें इस पे ये डिस्कस किया गया था इसके एजुकेशन सेक्टर में कहाँ और एजुकेशन पूरी तरह धीमे धीमे चेंज होने वाली है। ये बहुत बड़ा विषय है। इन पर वार्ता करने के लिए, चर्चा करने के लिए मेरा काम था थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ करना, ताकि हम अपने एक्सपर्ट को ज्यादा से ज्यादा सुन सकें। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच डॉक्टर दिनेश जी, थैंक यू सो मच। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा प्रोफेसर भगवती प्रकाश शर्मा जी को। उनके संबंध में मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा कि सर का जो क्षेत्र है वो मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि डिफेंस एंड सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, एग्रो बायो टेररिज्म, जियोपॉलिटिक्स, सभी क्षेत्रों में सर का काम है। और जैसा मैंने कहा कि सत्य जो है वो केवल इंटरडिसिप्लिनरी नहीं होता बल्कि इंटीग्रेटेड होता है, और सर की नॉलेज से हमें हमेशा ये महसूस होता है। उनके लेक्चर्स को सुनना एक तरह का सुख है, बिना हाइपरबोल इस्तेमाल किए, बिना अतिशोक्ति का इस्तेमाल किए किस तरह से चीजों को तथ्यपरक तरीके से रखा जा सकता है, ये उनकी शैली से हम सब सीख सकते हैं। तो मैं बिना समय लेते हुए ज्यादा आमंत्रित कर रहा हूं प्रोफेसर भगवती प्रकाश शर्मा जी को। सर आए, अपने उद्बोधन से हमें लाभान्वित करें। थैंक यू किशोर जी। First of all, I'll pay my respect to Tripathi Sahab. I have been meeting, I think, face to face after a long gap. So, honorable chief guest of today's inaugural session and the chairperson, Higher Education Council of Uttar Pradesh, the principal of the college, Madam Divya Nath, Dr. Dinesh ji, Kishore ji, and all the esteemed delegates
and invited guests. Indeed, it is an unprecedented challenge where almost more than 100 countries have to declare either partial lockdown or full lockdown. And more than 200 countries are affected from this pandemic. And but India has $1,240. Had it been at the rate of US, then we would have had more than 50 lakh infected cases. And we do not have more than 5 lakh beds in our hospitals, and therefore it would have been havoc how we could manage. And up till now, we have performed more than 1 million tests, and indeed, our test positivity report is also quite low. And therefore, I see that had it been at the rate of other countries or even at the rate of global average, our all, that is the entire government budget would have exhausted in healthcare and in the therapy of the infected persons. So anyhow, the lockdown is inflicting heavy cost upon us. But had there been no lockdown, or had it been partial, and if the infection rate would have shooted up, then it would have been beyond our capacity to bear the healthcare expenses of all infected cases. So almost around 4,000 to 4,500 rupees have to be spent on testing. And even if a patient has to be hospitalized, then in that case, minimum 20,000 rupees per day is the hospitalization cost. In case of ICU, it can shoot up to 50 to 70,000 per day. And normally a patient has to spend about 12 to 17 days in hospital, and therefore the expenditure would have been very heavy. Even now, US has earmarked a budget of $100 billion on testing only. But the lockdown has also affected severely. Our per day GDP contribution is $8 billion. हम प्रतिदिन का हमारा GDP contribution करीब 60,000 करोड़ रुपए का है. और almost मुझे लगता है उसमें से 75% we are losing more than 75%. और इसलिए the per day loss is almost 45,000 crores of rupees in terms of production of goods and services and other activities. And naturally, it would be affecting the revenue of the government also, because GST revenue would also go down. And at the same time, unemployment has also been very high. As per though CMIE has very small database, they conduct a survey on 170,000 or so. So that cannot be said to be well representative, but yet they have estimated that there is a 27.5% unemployment rate. And we see that our service sector, say tourism and other various services, they have also come to a standstill. And we have been experiencing severe production loss also. So challenges are very heavy. Similarly, we would be having very high fiscal deficit, and therefore we shall have to do with the Fiscal Responsibility and Budget Management Act, because it may be, I may be wrong, but our fiscal deficit may shoot up to even 10% of our GDP, and we have to be ready for that. Besides this, what do we see? That since industry has been asked or expected to pay wages and salaries, most of the industry sectors were operating on thin wafer margins, and therefore they were not having very good cushion. More than 250 industry clusters were also experiencing sickness to some extent. And therefore, it is really a big challenge that how to sustain the economy. That is one challenge. Another important thing is we would be having severe problem of balance of payments.
Because almost every year we receive $70 to $80 billion as private transfers, that is people who have been working abroad, जो बाहर से पैसा भेजते हैं, उसमें लगभग जो है 23 to 30% का डाउनफॉल दिखाई दे रहा है. Even our exports would also be affected because most of our exports are integrated with the international supply chains. So we cannot manufacture our goods for export unless we get the import contents or inputs which have to be imported. So actually during the last 29 years of globalization, we have integrated our production, that is manufacturing and exports, too much with the international supply chains, that unless the transport and travel is restored, we would be having severe problem in manufacturing several things. For instance, we were almost self-dependent. That is, we were manufacturing our active pharmaceutical ingredients up to the extent of 80%. But now today we have to import 70% of our active pharmaceutical ingredients from China alone. And unless we can import those active pharmaceutical ingredients, we would not be in a position to manufacture several of our drugs and pharmaceuticals. So another problem, this is the problem. Another thing is already we see that most of the governments have declared very handsome stimulus. For example, Japan has almost earmarked $1 trillion, which is around 20% of their GDP. US has also earmarked $2.2 trillion, which is almost 10% of their GDP. Up till now, in the first package, we have earmarked 1,70,000 crores of rupees. हमारा करीब 225 लाख करोड़ रुपए का अगर हम जीडीपी मानते हैं तो ये 1% से भी कम है. और मुझे लगता है कि इसमें भी हमने अभी तक जो एफसीआई के गोडाउन्स में फूड ग्रेन्स थे उनको 80 करोड़ लोगों को फ्री देना, वो सारा पार्ट है. तो इंडस्ट्री के लिए इस लॉकडाउन के बाद अपने प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग को रिवाइव करने के लिए मुझे लगता है कि बहुत बड़ा स्टिमुलस देना होगा, क्योंकि पिछले 3-4 सालों में जिस तरह के बड़े स्कैम हुए हैं बैंकिंग सेक्टर में, और जिस तरह से our these NPAs have shooted up in last 4-5 years, and therefore all the bank managers are also very skeptical in lending. So whether the industry would be able to get requisite working capital advances after the lockdown is lifted, that is also a big question. And therefore we have to completely revisit all our policies. For instance, what do I feel? That when we were fully independent, or we were almost having our manufacturing 80% of our active pharmaceutical ingredients, what China did, they started dumping. जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल लूं, फॉलिक एसिड हम 6,000 रुपए किलो में बनाते बेचते थे. चाइना ने 4,500 रुपए किलो में डंपिंग शुरू की. उसने डंपिंग शुरू की तो इंडियन सारे ड्रग फॉर्मुलेटर्स ने अपना फॉलिक एसिड इंपोर्ट करना शुरू किया. इंडिया की सारी फॉलिक एसिड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बंद हो गई, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में बदल गई वो कंपनीज. अब वो वापस इसको, अच्छा फिर चाइना ने कैसे एक्सप्लॉइट किया? 2016 के जनवरी से दिसंबर के बीच में चाइना ने फॉलिक एसिड की कीमत 11 गुनी बढ़ा के 50,000 रुपए किलो कर दी. तो चाइना इज एक्सप्लॉइटिंग. बट नाउ व्हाट हैपेंस, आई हैव टॉक्ड टू मेनी ऑफ दोज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट मैन्युफैक्चरर्स. उन्होंने कहा कि चाइनीज डंपिंग से हमारी यूनिट बंद हो गई, वो हम एनपीए में आ गए, बैड अकाउंट हो गया हमारा. अब हम उस मैन्युफैक्चरिंग को रिवाइव करना चाहते हैं तो भी नो बैंकर इज रेडी टू बेल आउट अस एंड टू प्रोवाइड द वर्किंग कैपिटल लोन. हम बैड अकाउंट हो गए, इसलिए वी कैन नॉट रेस्टोर मैन्युफैक्चरिंग. तो मुझे लगता है कि आने वाले समय के लिए हमारे लिए चैलेंजेस और क्राइसिस बहुत है. बट ऑन द अदर हैंड आई सी अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया. पहले हम देखते हैं पिछले 3-4 साल से डी ग्लोबलाइजेशन का दौर चल गया था. चाहे यूएस चाइना ट्रेड वार ले लीजिए, चाहे सिंगापुर से लेके यूके और यूएस तक इमिग्रेंट्स के ऊपर रोक, वो सारे जो काम हो रहे थे डी ग्लोबलाइजेशन के, नाउ वर्ल्ड वुड बी मूविंग टुवर्ड्स रिवर्स ग्लोबलाइजेशन. और रिवर्स ग्लोबलाइजेशन में एवरी कंट्री वुड ट्राई टू प्रोटेक्ट इट्स डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, एवरी कंट्री वुड ट्राई टू जनरेट मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट. एंड देयरफॉर व्हाट डू आई फील कि जो हम एक तरह से देयर वाज फ्री मोबिलिटी ऑफ गुड्स, free mobility of services,
एंड फ्री मोबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो उस तरह से नहीं रहेगा। और जब वह उस तरह से नहीं रहेगा, फ्री मोबिलिटी ऑफ गुड्स और ये, तो रिवर्स ग्लोबलाइजेशन में हमें अपना एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि टुडे वी आर 17.6% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, बट वी हैव ओनली 3% contribution in world manufacturing, while Japan, which has just 1.6% contribution in world population, has 10% share in world manufacturing because of its economic patriotism. For example, Japanese people do not buy foreign cars. Only 4% foreign brand cars are sold in Japan. Otherwise, 96% cars are made by Japan. And what do I feel that reverse globalization के process में ये made by India products or brands may thrive if we can provide adequate support, including manufacturing ecosystem. For instance, आज की तारीख में हम अपने 90% सोलर पैनल चाइना से इंपोर्ट करते हैं. Almost we are exporting 2 lakh employment to China per day for manufacture of these solar panels being used by us. और ऐसे में अगर हमको, और last year we had to import solar panels worth 22,500 crores of rupees और उससे पिछले साल 28,000. It means पिछले 2 साल में 50,000 करोड़ रुपए के जो सोलर पैनल हम चाइना से मंगाए. अब अगर if we would be moving towards reverse globalization, अगर हम अपने स्वावलंबन और मैंने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ना चाहेंगे, तो वी हैव टू प्रोवाइड फंड्स फॉर ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज, राइट फ्रॉम सिलिकॉन इनगॉट to thin wafering of the ingots and then manufacture of panels. Same thing would happen with most of the products. For example, आज हमारे भारत स्टैंडर्ड 6 से compliant, eco compliant जो vehicles की manufacturing है, almost 40% उसके crucial parts आज चाइना से. इनऑर्गेनिक केमिकल्स ले लीजिए, लगभग जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग में आज हमारे मोबाइल फोन है, तो ज्यादातर कंपनियां मेक इन इंडिया के नाम पे यहाँ केवल असेंबल कर रही हैं. वो अपना मोबाइल में Xiaomi कंपनी 4% वैल्यू एडिशन उस मोबाइल फोन को असेंबल करने में इंडिया में कर रही है, बाकी सारा बाहर हो रहा है. तो मुझे लगता है कि हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि इस समय जब रिवर्स ग्लोबलाइजेशन का दौर चलेगा, द होल वर्ल्ड इज डिस्टेंसिंग अवे फ्रॉम चाइना, और ऐसे में अगर हम अपने सारे जो प्रोडक्ट्स जो हम इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं, उनमें अगर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम अगर प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके लिए इन्वेस्टेबल फंड्स अगर हम प्रोवाइड कर सकते हैं, और इसके लिए हो सकता है, वैसे त्रिपाठी साहब भी बहुत अच्छे अर्थशास्त्री हैं, मुझे लगता है कि हमारा आज की तारीख में मनी सप्लाई टू जीडीपी रेशो दुनिया में बहुत कम है. हमारे तुलना में चाहे हम कोरिया को ले लें, जापान को ले लें, चाहे यूएस को ले लें, बहुत ज्यादा. तो कहीं ना कहीं हमें इस समय में मोनेटाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का भी कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए. लोग कहते हैं कि रिसोर्सेज को मोनेटाइज करने या मनी एक्सपांड करने से इन्फ्लेशन होता है, लेकिन ये मिस एलोकेशन ऑफ दैट मनी अगर हम करेंगे, कंज्यूमर उसके लिए करेंगे, तब तो होगा. लोगों को सीधी अगर डिमांड पुश वाली इनकम देंगे, लेकिन व्हाट डू आई फील इफ वी मोनेटाइज सम रिसोर्सेज, पुट अप them in a special purpose vehicle, and if we properly allocate it for greenfield manufacturing, तो जितना मॉनेटरी एक्सपेंशन होगा उससे ज्यादा हम अपना जीडीपी बढ़ा सकते हैं. और इसलिए अगर मनी एक्सपेंशन की तुलना में अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में हम अगर एनहांस कर सकते हैं, तो इट वुड नॉट प्रूव टू बी इन्फ्लेशनरी. और इस समय में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एक चैलेंज है फॉर फिनिश्ड गुड्स, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन फॉर इंपोर्टेड कंटेंट्स जो आज हम इनपुट्स बाहर से मंगवाते हैं. और तीसरा, हमको जो 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में सनराइज टेक्नोलॉजी बेस्ड जो मैन्युफैक्चरिंग है, उसके लिए भी वी हैव टू स्पेयर फंड्स एंड वी हैव टू थिंक ऑफ एनहांसिंग दैट मैन्युफैक्चरिंग. अदरवाइज जैसे मुझे एक बड़ा चैलेंज दिखाई देता है, वी हैव डिसाइडेड कि हम 2030 के बाद कोई भी फॉसिल फ्यूल बेस्ड कारें, बसें, कोई भी ऑटोमोबाइल इंजन की मैन्युफैक्चरिंग अलाउ नहीं करेंगे. आज पेट्रोल या डीजल के एक इंजन में 2000 पार्ट्स लगते हैं, और कोयम्बटूर से लेकर और गुड़गांव तक हजार कंपनियां उन पार्ट्स को बनाती है, उन 2000 पार्ट्स में से. अब उसकी जगह अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगा तो उसमें उसकी इलेक्ट्रिक ड्राइव में केवल 20 पार्ट होते हैं, और वो इस इलेक्ट्रिक ड्राइव की टेक्नोलॉजी अभी हमने डोमेस्टिकली डेवलप ही नहीं की है.
So we'll have to import the electric drives. We would only be assembling the lithium batteries. और वो कारें, तो आज जो हम अपनी कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग है, वो बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग एक तरह से आउटडेट हो जाएगी। तो दूसरा हमें बड़ा चैलेंज जो फेस करना है वह यह है कि जो सनराइज सेक्टर्स हैं, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के एडवेंट में जो हमारे यहाँ हमको डेवलप करने हैं, उनके लिए भी वी वुड बी रिक्वायरिंग रिसोर्सेज। एट द सेम टाइम अभी जो स्टॉक मार्केट में इंडियन स्टॉक्स को एक तरह से ग्रैब करने की रेस भी, जैसे ही ये कोरोना लॉकडाउन लिफ्ट होता है तो ये भी होगी, तो हमें अपना कॉर्पोरेट टेक ओवर से बचाना होगा। गवर्नमेंट ने बहुत समय पे एक डिसीजन तो ले लिया कि भारत के साथ जिन देशों की जमीनी सीमाएं लगती है, यानी कि खास सबसे बड़ा चैलेंज चाइना से था कि वो अगर कोई भी एफडीआई प्रपोजल लाएगा तो उसका गवर्नमेंट के अप्रूवल के बिना नहीं हो सकता, तो हम अपने कॉर्पोरेट्स की चाइनीज कंपनियों के द्वारा टेक ओवर के ऊपर तो कुछ अंकुश लगा सकते हैं। लेकिन उसके अलावा भी हमको कुछ अपना सेफगार्ड मैकेनिज्म डेवलप करना होगा। यूरोप और अमेरिका की तरह का, आज यूरोप और अमेरिका ने अपने यहाँ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, उनके चाइना या किसी का दूसरे ऐसे कंट्रीज नॉन यूरोपियंस के द्वारा यूरोप में टेक ओवर्स के ऊपर कई तरह के रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं। तो हमें रिवर्स ग्लोबलाइजेशन के तहत अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट को भी रेस्ट्रिक्ट करना होगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट को रेस्ट्रिक्ट करते हैं तो देखते हैं, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन ये इसके लॉकडाउन के पहले के साल में हम देखें तो हमारा $160 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट था, और नॉर्मली 99% लोगों को पता नहीं होता है एक इन्वेस्टमेंट इनकम में डेफिसिट हो रहे हैं, क्योंकि हमारा आउटबाउंड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो बहुत कम है दुनिया में, और इनबाउंड एफडीआई इतना ज्यादा है कि हमारा इन्वेस्टमेंट इनकम में भी $40 बिलियन का डेफिसिट है, वो भी हमें पाटना है। और अब तक हम सर्विसेज के एक्सपोर्ट से उसको पाट लेते थे, ऑलमोस्ट 30 to 40% सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स हो जाता, अनदर 30 to 40 और 45% हम प्राइवेट ट्रांसफर्स जो विदेशों में भारतीय काम करते हैं वो भेज देते थे, थोड़ा बहुत एफडीआई या एफआईआई इन्वेस्टमेंट से हम पाटते थे। लेकिन अब जब हमारा सर्विसेज का एक्सपोर्ट भी अफेक्ट हो रहा है और हमारे एक्सपोर्ट्स भी अफेक्ट हो रहे हैं, हमारा सबसे बड़ा जो फॉरेन एक्सचेंज का अर्निंग का हेड है वो टूरिज्म है, और मुझे नहीं लगता है कि टूरिज्म आने वाले साल 1.5 साल में भी रिवाइव कर पाएगा, इसलिए हमारा फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स के ऊपर भी बहुत एक आएगा। तो मुझे लगता है कि ऐसे में हमें कहीं ना कहीं, जैसा वाजपेयी जी ने 98 के पोखरण एक्सप्लोजन के बाद रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड्स लॉन्च किए थे और एनआरआईज ने उनको बड़ी संख्या में वो किया था, उसके बाद सन 2000 में इंडिया मिलेनियम बॉन्ड्स हमने जारी किए थे। तो कहीं ना कहीं हमें एक रास्ता तो यह देखना होगा। यहाँ पर हो सकता है कुछ लोग मेरे से विमत रखते हों, लेकिन मुझे लगता है कि हम अपने मैन्युफैक्चरिंग में चाइना पे डिपेंड रहने की बजाय अगर इंडिजिनस रिसोर्सेज जनरेट करने के लिए वही, अगर हमने कोरोना पोस्ट कोरोना बॉन्ड अगर हमने इशू कर दिए जिसमें हमने 2-2.5-3% की इंटरेस्ट रेट दी, और अगर डिपॉजिटर को हमने उसका सोर्स नहीं डिक्लेयर करने के लिए कहा, तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट अ बिग अमाउंट कैन बी कलेक्टेड थ्रू दैट। और अगर हमने 2.5% और 5 साल के लॉक इन पीरियड के साथ अगर उस तरह के बॉन्ड्स जारी कर दिए और हमने इंडस्ट्री को कहा कि जिन जिन में हम चाइना पे डिपेंडेंट थे इम्पोर्ट्स पे, उसमें अगर कोई भी ग्रीन फील्ड वेंचर लगाएगा हम 3% 3.5% ब्याज पे वह उसको कैपिटल देंगे। तो मुझे लगता है कि अगर हमने कह दिया कि हम चाहे वो सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे इस तरह की, तो कहीं ना कहीं हमको आज की तारीख में अपने आप को इंटरनेशनल सप्लाई चेन से बाहर निकाल के और इंडिया को अपने आप को आगे बढ़ाना होगा। एक मुझे बहुत बड़ी सिल्वर लाइनिंग दिखती है इंडिया के मामले में कि हमारी 50% पॉपुलेशन आज एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, और एग्रीकल्चर इस लॉकडाउन से बिल्कुल प्रभावित नहीं के बराबर हुआ है, और इसलिए लगभग मैं कह सकता हूं कि हमारी 50% पॉपुलेशन इस लॉकडाउन के बावजूद भी आज अप्रभावित है। और इसलिए, और दूसरा, हमारे देश में आज की तारीख में इनफॉर्मल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा, ऑलमोस्ट जीडीपी में 40% कंट्रीब्यूशन हमारा इनफॉर्मल सेक्टर का है, और लगभग जो है नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए लोगों में 75% इनफॉर्मल सेक्टर में लगे हुए हैं। कोई अपना ऑटो रिक्शा चलाता है, कोई अपना टैक्सी चलाता है, कोई अपना सब्जी वगैरह फुटपाथ पे बेचता है। तो ऐसे सारे इनफॉर्मल सेक्टर वाले लोगों को अपना कारोबार लॉकडाउन समाप्त होने के बाद तत्काल रिवाइवल का मौका मिल जाएगा। तो हमारा एग्रीकल्चर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो टोटल है
उसका रिवाइवल रिलेटिवली दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में बहुत ही सहज होगा। और एक ऐसे समय में मुझे एक बात लगती है कि हमको अपने एग्रीकल्चर पर ठीक से निगाह डालनी चाहिए। आज भी हमारा अनाज का लगभग 2 करोड़ टन प्रोडक्शन सरप्लस है। कहीं टमाटर फेंकना पड़ता है, कहीं आलू फेंकना पड़ता है। तो हमें इस पोस्ट कोरोना उसमें पिछले बजट में सरकार ने 5,000 करोड़ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी प्रोवाइड किए थे। मुझे लगता है कि हमें जीरो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज और लो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज को कहीं ना कहीं रूरल फूड सिस्टम का पार्ट बनाना चाहिए। हम अगर सोचते हैं कि किसान क्रॉप कल्टीवेट करके और अपना सरवाइव कर जाएगा, थ्राइव कर जाएगा, मुश्किल है। वी हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ फूड सिस्टम। तो मान लो कोई एक ब्लॉक है, एक तालुक है, एक तहसील है, तो वहां पर हम अगर ये देखें कि जो वहां के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं उनके क्या वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स लो टेक्नोलॉजी या जीरो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री से बनाए जा सकते हैं। अगर हम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को पार्टनरशिप देके और मान लो गेहूं की बजाय अगर किसान उसमें आटा, मैदा, सूजी, ब्रेड आदि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के साथ अगर जो वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जिसमें उस गांव या उस कस्बे के या उस पंचायत के ज्यादातर लोगों की भागीदारी हम सुनिश्चित कर सकें, तो मुझे लगता है कि हम आने वाले समय में करीब अगर ठीक से अपने एग्रीकल्चर का डेवलप करें, तो आज की तारीख में भारत के पास 14 से 16 करोड़ हेक्टेयर जमीन है खेती योग्य, जो एरेबल लैंड है, और करीब उसमें से 7 करोड़ हेक्टेयर इरिगेटेड है। जो अनइरिगेटेड लैंड है, लेकिन दूसरी तरफ हमारा 20 करोड़ हेक्टेयर मीटर पानी नदियों में बहकर ऐसे ही चला जाता है। अगर हम उस पानी का ठीक से उपयोग कर लें तो हम अपनी कम से कम 14 से 15 करोड़ हेक्टेयर एरेबल लैंड को इरिगेट कर सकते हैं। और वो इरिगेट करने से हम दुनिया की 400-450 करोड़ जनसंख्या की फूड नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमको एक्सपोर्ट वर्दी फूड प्रोडक्ट्स और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए अपने एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग के साथ पूरा सब लोगों को इंटीग्रेट करना होगा। तो इंडिया आने वाले टाइम में एक फूड पावर बन सकता है। अभी कोरोना के काल में चाइना ने पूरी दुनिया से जो सूचनाएं छिपाई, 17 नवंबर को उसके यहाँ कोरोना वायरस डिटेक्ट हो गया था और दिसंबर के अंत तक लगभग 1700 उसके हेल्थ वर्कर्स इन्फेक्ट हो चुके थे। और इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस के तहत ये चाइना की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसके आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 में कि विदिन 24 आवर्स उसको ये इन्फॉर्मेशन WHO को देनी थी। उसने ये जो सारी सूचनाएं छिपाई, मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में जो ओपिनियन बन रहा है, कहीं ना कहीं चाइना से वर्ल्ड को जो लॉस हुआ है उसको कंपेंसेट करने के लिए कॉम्पिटिटिव प्रेशर आना चाहिए। और अगर चाइना उसको नहीं करे, क्योंकि आज हम देखते हैं कम से कम ग्लोबल इकोनॉमी को $10 ट्रिलियन का सीधा सीधा नुकसान हुआ है। और इसके अलावा हम देखते हैं जो लोग मारे गए हैं, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और सारा लॉस हुआ है, उस सबको देखते हुए अगर चाइना इस बात पर एग्री नहीं करता है कि वह कंपेंसेट करे, तो मुझे लगता है कि चाइना के ऊपर कलेक्टिव रिटेलिएटरी मेजर्स लगाए जा सकते हैं, चाइना के ऊपर ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, कुछ एम्बार्गो इम्पोज किए जा सकते हैं। इन सारी चीजों के ऊपर भी हमें विचार करना होगा। अधिक लंबा न करते हुए एक अंतिम बात मैं यहाँ और जोड़ना चाहूंगा, खास करके जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 60 मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स, उन 60 मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स में कुछ को हमको अबेंस में रखना होगा। जैसे जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड में एक प्रोविजन जो है कि देश की सरकार किसी चीज के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे रोक नहीं लगा सकती, मुझे लगता है उस क्लॉज को हमको सस्पेंड करना चाहिए। इसी प्रकार से पहले हम कोई भी विदेशों से डंपिंग होती थी तो सीधे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा के 95 के पहले, और बल्कि 2000 के सन 2005 के पहले, तो हम उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा के इन्वेस्टिगेशन बाद में करते। गेट में ये प्रोविजन कर दिया पहले आप इन्वेस्टिगेशन करके और एविडेंस कलेक्ट करो, उसके बाद आप एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकते हो। मुझे लगता है कि इन प्रोविजंस को, या जैसे एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स है, एग्रीमेंट ऑन ट्रिम्स, उसको भी उसके उन पार्ट्स को सस्पेंड करना होगा जिसमें कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर और फॉरेन इन्वेस्टर में भेदभाव करने पर रोक है, या किसी भी हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरर के ऊपर या फॉरेन इन्वेस्टर के ऊपर ये पाबंदी लगाने पर रोक है वो फेज्ड इंडिजिनाइजेशन करे या अपनी मैन्युफैक्चरिंग में कुछ इनपुट्स डोमेस्टिक इनपुट्स यूज करें। तो मुझे लगता है कि हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को रिवाइव करने के लिए WTO के कुछ एग्रीमेंट्स को भी हमको सस्पेंड करना चाहिए, रीनेगोशिएट। हमारी बहुत जल्दी WTO की बायएनुअल मिनिस्टरियल कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तो मुझे लगता है कि उसकी भारत को दूसरे सारे डेवलपिंग कंट्रीज को साथ लेके
उदाहरण के लिए जब सिंगापुर मुद्दे आए थे तो हमने सारे डेवलपिंग कंट्रीज साथ लेके और उनको वो अपनी मौत मर गए थे। मुझे लगता है कि ये जो आज के समय में पोस्ट कोरोना और ग्लोबल लेवल पे सारी अर्थव्यवस्थाओं को विकेंद्रित रूप से और रिवाइव करने के लिए अगर WTO कुछ एग्रीमेंट्स को 2/3 मेजोरिटी के साथ हम उसको अमेंड करवा सकते हैं, और आज 160 या 163 मेंबर्स में मेजोरिटी जो है 2/3 से ज्यादा डेवलपिंग कंट्रीज की है, तो मुझे लगता है कि हमको उन सारे क्लॉजेस को भी एक सस्पेंड कराने की सोच। तो 4 बातें मुझे ऐसा लगता है। सबसे पहला, हमको इंडस्ट्री को एक स्टिमुलस तो देना होगा, क्योंकि हम देखते हैं आज दुनिया के 50-60 देशों में इवन वर्कर्स के वेजेस और सैलरीज का भी 60 से 100% तक रीइंबर्समेंट जो करने का कई जगह प्रोविजन किया है। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को बेल आउट करने के पैकेज, एक जो जिन चीजों में हम इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम डेवलप करना और उसके लिए लिबरल कैपिटल वो प्रोवाइड करना। और मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट को कुछ सेक्टर्स के लिए इक्विटी पार्टनरशिप्स अगर ऑप्शन करनी पड़ेगा, साहब जो सोलर पैनल सिलिकॉन इनगोट से लेके सोलर पैनल तक का यूनिट डालेगा उसमें हम 50 करोड़ रुपए की इक्विटी इन्वेस्ट करेगी सरकार, तो क्या होगा कि वो इंटरेस्ट फ्री इक्विटी पार्टनरशिप के चक्कर में भी कोई न कोई मैन्युफैक्चरिंग आएगी। तो कहीं ना कहीं हमको उसके लिए मॉनेटरी रिसोर्सेज, इसलिए मॉनेटरी एक्सपेंशन के लिए जाना चाहिए। फिस्कल डेफिसिट में हमको अपने आप को हाथ बांध के नहीं रखने चाहिए, क्योंकि लोगों के पास पैसा होगा, इनकम होगी तो बाजार में खरीदारी होगी, खरीदारी होगी तो मैन्युफैक्चरिंग होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो लोगों के पास इनकम आएगी, इनकम आएगी तो फिर डिमांड जनरेट होगी, फिर मैन्युफैक्चरिंग होगी, फिर इन्वेस्टमेंट होगा। हम एक स्वतः स्फूर्त आर्थिक वृद्धि के दौर में जा सकेंगे। तो ऐसे में और साथ ही साथ हमको एग्रीकल्चर को फोकस करना चाहिए। आज की तारीख में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक कल्टीवेटर्स इंडिया में, ऑर्गेनिक कल्टीवेशन में एरिया सबसे ज्यादा चाहे ऑस्ट्रेलिया के पास होगा। तो हम सोचते हैं कि हम आज जो इंडिया में आलू से लेके टमाटर से लेके अनाज से लेके बहुत सारी चीजें सरप्लस प्रोड्यूस होती है, फार्मर को उसकी पूरी कीमत नहीं मिल पाती है। हमको फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को भी आगे बढ़ाना होगा। और इस सब के साथ साथ एक बात जो है, मैं अंत में इस बात को कहना चाहता हूँ कि हमको कोरोना के साथ सावधानी पूर्वक रहने की आदत भी डालनी होगी। एकदम हम हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों में से कोई रिमोट के स्विच की तरह से कोरोना को बाहर नहीं निकाल सकते। या वर्ल्ड में जिस लेवल पर आज 35 लाख लोगों का इन्फेक्शन हो चुका है, वर्ल्ड की 760 करोड़ जनसंख्या में से भी एकदम कोरोना को जादू से हम मतलब नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं उसका असर रहेगा। एड्स का वायरस आज भी हमको परेशान कर रहा है। तो मुझे लगता है कि हमको सावधानी पूर्वक, जिससे कि फिजिकल कांटेक्ट से ये इन्फेक्शन एक से दूसरे को आगे नहीं बढ़े, इस बात को करते हुए हम इसके इन्फेक्शन को रोक सकते हैं और धीरे धीरे इसका वैक्सीन और इफेक्टिव ट्रीटमेंट भी आएगा। तो ऐसे में हमको अगर हम अनुशासन का पालन करेंगे तो सरकार धीरे धीरे पार्शियली लॉकडाउन में रिलैक्सेशन देके हमारी मैन्युफैक्चरिंग वापस रिवाइव होगी, और मैन्युफैक्चरिंग रिवाइव होगी तो हम लोगों का योगक्षेम सुनिश्चित कर सकेंगे। मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात को यथासंभव कम से कम समय में कहने की कोशिश की है और अब आगे यह चर्चा होगी। अंतिम बात ये कहना चाहता हूँ कि बीच में भूमिका में ये आया था कि हमारे शिक्षक चूंकि बच्चों के साथ टच में हैं, इसलिए वो बहुत कुछ बच्चों को इन बारे में, मैं तो मानता हूँ कि टीचर्स हैव टू प्रोवाइड दी सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग। जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज आज नहीं है, उन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज को भी हमको डोमेस्टिकली होम ग्रोन टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना होगा। हमको अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज भी डेवलप करनी होंगी और हमको दूसरे सॉल्यूशंस भी इकोनॉमिक रिवाइवल के भी करने होंगे। तो मुझे लगता है कि टीचर्स को इस आने वाले क्राइसिस के समय में सबसे आगे आकर सभी प्रकार के समाधान, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्तर से लेके और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, आज दुनिया के अधिकांश देश टेक्नो नेशनलिज्म की बात करते हैं कि अपने यहाँ होम ग्रोन टेक्नोलॉजी डेवलप करके और उस होम ग्रोन टेक्नोलॉजी को धीरे धीरे अधिक से अधिक पॉपुलराइज किया जाए। तो हम अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स की भी बात सोच सकते हैं। जैसे चाइना को लगा कि एक डीवीडी प्लेयर पे $4.5 की रॉयल्टी देश के बाहर जाती है, तो उन्होंने डीवीडी की बजाय ईवीडी डेवलप किया, एनहांस वर्सेटाइल डिस्क, और ईवीडी प्लेयर्स डेवलप किया और नेशनल रूल्स ऐसे बनाया कि उसमें ईवीडी प्लेयर्स हैव बिकम मोर पॉपुलर। तो मुझे लगता है कि हमको वैकल्पिक प्रौद्योगिकी के विकास से लेके और हमें सब प्रकार की क्षमताएं विकसित करनी चाहिए। इतना कहकर मैं अपनी बात को यहीं पूरी करता हूं और आप सबके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।
किशोर जी अपना माइक अनम्यूट करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। ऑनरेबल सर, जैसा मैंने पहले ही कहा कि आपने केवल इकोनॉमी के एक डायमेंशन की बात नहीं की, बल्कि ये प्रूव किया कि इकोनॉमी और स्टेट क्राफ्ट के कितने मल्टी डायमेंशनल या मल्टीफोल्ड ट्रूथ हो सकते हैं, उन सबको बताया। एक और भी चीज जो हमने जानी इस लेक्चर के माध्यम से, कि बाय गॉड्स ग्रेस कहें या फिर कहें लॉकडाउन का कारण कहें, या कहें कि इम्यून सिस्टम इंडियंस का और एशियंस का और अफ्रीकन का ज्यादा रहता है, कि हमारा इन्फेक्शन रेट बहुत कम है। तो ये एक हमारे लिए एक साइनिंग बात है। और एक कहा इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए स्टिमुलस पैकेज की जरूरत है। और एक बताया कि चाइना कैसे एक्सप्लॉइट करता है, बाकी देशों को कैसे डंपिंग ग्राउंड की तरह यूज करता है, उस पर एक बहुत बड़ी बातचीत हमारी समझ में आई। और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए, और हम कहें कि रिवर्स ग्लोबलाइजेशन हमें एक पॉजिटिव एस्पेक्ट दे सकता है। सर ने बताया इस समय मेड इन इंडिया एस्पेक्ट की जरूरत होगी उसे, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट भी है, 6 साल से हम उस पर काम भी कर रहे हैं। हमें मेड बाय इंडिया की सोचनी होगी। जैसे एबीएस वोल्वो कंपनी भी अपना ट्रक और बस इंडिया में असेंबल करती है, और 90 लाख की जनसंख्या वाला स्वीडन पूरी दुनिया के लिए स्कैनिया और एबीएस वोल्वो बसेस और ट्रक्स बनाता है। हमारी अगर हम देखें तो ज्यादा टाटा, महिंद्रा, अशोक लीलैंड, ये मेड बाय इंडिया प्रोडक्ट्स है। मेड बाय इंडिया प्रोडक्ट्स होते हैं तो डाउन स्ट्रीम वैल्यू चेन में सारा वैल्यू एडिशन यहाँ होता है। इसलिए कहीं ना कहीं हमें मेड इन इंडिया में, तो चाइना अपना जियोमी फोन का 4% वैल्यू एडिशन यहाँ करके असेंबल करके बेच रहा है इंडिया प्रोडक्ट्स के, और मेड बाय इंडिया प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड्स। प्रोडक्ट्स में भी और सर्विसेज में भी। मैं कहता हूँ आज हम एसपीएसएस या स्टेट का सॉफ्टवेयर काम लेते हैं, डेटा एनालिटिक्स, क्या हम अपना नहीं बना सकते? मैं सोचता हूँ इंडिया की अगर 10 यूनिवर्सिटीज के कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट तय कर ले तो वो मतलब जो है एसपीएसएस से बेटर सॉफ्टवेयर। तो हमें प्रोडक्ट और ब्रांड्स, मेड बाय इंडिया प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स, चाहे सर्विसेज हो, चाहे मोटर ब्रिक एंड मोटर मैन्युफैक्चरिंग हो, मैं खास करके इस पे आजकल स्ट्रेस देता हूं, मेड बाय इंडिया प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड्स। थैंक यू सर। अभी हम उस अंतर को आज समझ पाए कि मेड इन इंडिया और मेड बाय इंडिया, क्योंकि जो असेंबलिंग लाइन है एस्टेब्लिश करके, चाहे वो बीएमडब्ल्यू कर रहा हो, चाहे मर्सिडीज बेंज कर रही हो, सब मेड इन इंडिया कर रहे हैं। वो अपना प्रोडक्ट लाते हैं, असेंबल यहाँ करते हैं और हमको ही बेचते हैं। तो बिल्कुल हम मेड बाय इंडिया की तरफ जाएं, ये आपने हमें बताया। और एक बात बताई जिससे हम डरते हैं, हमेशा हम इन्फ्लेशन से डरे रहते हैं, तो उसके लिए आपने कहा मोनेटाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस वो होना बहुत आवश्यक है। और एक ग्रीनफील्ड जो एक्टिविटीज हैं उस पर हमें काम करना है। इंपोर्ट जो हमारा, जिस इंपोर्ट से हमारा इंडस्ट्री चल रही है, उसके सब्स्टिट्यूट हमें खुद जनरेट करने हैं। और एक बहुत अच्छी बात सर जो आपने कही, फार्मर, प्रोड्यूसर, ऑर्गेनाइजर, इनके बीच एक कोलैबोरेशन हो और उसका एक कलेक्टिव एफर्ट हमारे बीच आए और डिफरेंट बातचीत होंगी। मैं अभी हाउस को डिस्कशन के लिए ओपन नहीं कर रहा हूं, मैं चाहता हूं आप हमारे साथ बने रहें और मैं प्रोफेसर गिरीश चंद्र त्रिपाठी जी को आमंत्रित करूं। आदरणीय सर त्रिपाठी जी, आपका पुनः स्वागत है सर। सर जितना मैंने आपको सुना है और थोड़ा बहुत जितना पढ़ा है, सर का एरिया इकोनॉमी है, लेकिन उसके साथ साथ चाहे सिविलाइजेशनल एंटिक्विटीज हो, और डॉक्टर शर्मा जी एग्री करेंगे कि मैंने एक बार उनसे इंटरेक्शन करते हुए ये कहा था कि माइथोलॉजी पर हमें काम करने की जरूरत है। तो सर ने मुझे करेक्ट किया था कि नेवर यूज द वर्ड माइथोलॉजी, ऑलवेज यूज द वर्ड द एंशिएंट सिविलाइजेशनल एंटिक्विटीज। तो उस पर भी मैं सर का काम देखता हूँ, त्रिपाठी जी का। और त्रिपाठी जी को एक बार सुनते हुए मुझे पता लगा कि उन्होंने कहा कि सर कुछ कह रहे हैं, दिनेश जी ऑन करिएगा, सर कुछ कह रहे हैं दिनेश जी? सुन रहे हैं जी सर। तो और इसके साथ साथ अभी जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात हो रही थी, तो सर ने बताया था कि एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए। और इसके अलावा एक बात उनकी बहुत पॉपुलर है जो हम पर ज्यादा लागू होती है, वो कहते हैं कि शिक्षक को कर्मचारी या अधिकारी नहीं होना है, शिक्षक इससे बियॉन्ड है, उसकी सीमाएं इससे ज्यादा हैं। तो ऐसे डिफरेंट फोल्ड्स पर काम करने वाले, डिफरेंट डायमेंशन पे काम करने वाले प्रोफेसर गिरीश चंद्र त्रिपाठी जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं अपने उद्बोधन के लिए। सर आपका स्वागत है। स्वागत। हम सम्माननीय प्रोफेसर शर्मा जी, ऑनरेबल प्रिंसिपल
Dr. Divyanath, Dr. Dinesh Sharma ji, Dr. Kishore Kumar ji, and distinguished delegates in this webinar. At the very outset, I would like to express my sincere gratitude to the organizers of this webinar who provided me an opportunity to be with you this afternoon and share some of my views on a very pertinent and relevant theme. Friends, we are passing through a very unprecedented phase of human history. Though we have seen quite a number of uneven events in the history of mankind, but when I say unprecedented phase of human history, then it is different from that situation. This pandemic has affected almost all the countries worldwide. More than 200 nations have seriously been affected by the impact of this coronavirus. And when I say this has affected nations, then its impact is not related to the challenges arising in the field of health and health services alone, but it has raised challenges in almost all walks of human life, in society, in polity, economy, culture, and even in the field of science and technology. It has affected social relations. The behavior of family has changed. The behavior of society has also changed. Political and economic relations have changed. And it has thrown its impact not only on production, not only on consumption, but also on exchange and also on the factors of production seriously. When I say it, it is not, I think, a situation which has emerged at once. We have history for it. No doubt, advancement in the field of science and technology provided us a platform where we have been able to raise the level of growth and development to the extent that now imaginations have become a reality. In the field of consumption, in the field of production, in each and every walk of life. Even our desires have converted into our needs. As a student of economics, I know there is a distinction between desire and need. But we have created a desire-based system. Now we are forced to go back to Indian civilization and culture, which happens to be the oldest civilization and culture in the world. We have two types of models. One is ancient Indian model, where what we think, निर्गुण निराकार ब्रह्म ने अपनी इस इच्छा के आधार पर कि मैं अकेला हूं, अनेक रूपों में प्रकट हूं, सृष्टि का निर्माण कर दिया. So this creation is nothing but manifestation of Almighty. So all the segments of creation are complementary. Yat pinde tat brahmande. Independent organs of the body are not the identity of an individual. हमारे सर को कोई हमारे शरीर से अलग करके रखे तो वो हमारी पहचान नहीं हो सकता. हमारा हाथ या हमारा पैर हमारी पहचान नहीं हो सकता. When all the organs are put together, then they become an identity of an individual. Same is the case of creation. All the segments, all the constituents of creation, when put together,
and play complementary role. Only then they become the identity of that creator. I think this COVID-19 pandemic has forced us to think over our production model. So one is ancient Indian model. We are an ingredient of this creation. हम भी इसका एक हिस्सा हैं, और वैसे जैसे शरीर के सभी हिस्से मिलकर के आपस में काम करते हैं, same way all the segments of nature when put together fulfill their independent objectives and the objective of creation also. अलग अलग शरीर के अंग अपना अपना काम करते हैं और फिर वे अपना उद्देश्य पूरा करते हैं, और शरीर का जो मैक्रो ऑब्जेक्टिव है उसको भी फुलफिल करते हैं. आज हमने एक दूसरा मॉडल रखा प्रोडक्शन का, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड मोड ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें मनुष्य मानता है कि संपूर्ण प्रकृति हमारी भोग भूमि है और मैं इसका भोगता हूं. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस एजम्पशन, पहले मनुष्य ने संपूर्ण प्रकृति को दूषित किया. धरती प्रदूषित हुई, आकाश प्रदूषित हुआ, वायु प्रदूषित हुई, पशु पक्षियों का रक्त पिया, और अब मनुष्य का रक्त पीने में भी उसे कोई संकोच नहीं है. Just before me, Professor Sharma put his view on different aspects of economic, social, and political life. And he was also of the same view that in this second model of production, we ensure production not for the needs of the family or self needs, but we ensure production for satisfying market demand. और ऐसे में हम मार्केट का उपयोग नहीं करते हैं, मार्केट हमारा उपभोग कर रही है. और आज उस मॉडल पर हमें we have to rethink over that model. हमारे our rishis and ancient thinkers, they devoted whole of their lives to realize the truth and mystery behind this creation, and they were successful. जब उन्होंने कहा कि यावत भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वम हि देहिनाम अधिकम यो भिमन्येत सस्तेनः दंडमर्हति. You have your claim over the resources to the extent of your appetite, and one who claims more is a thief and is liable to be punished. So this second model of production created production centers, and these production centers were the cause of increment of cost of production. These factors did not increase monetary cost alone. The real cost, including monetary cost plus environment cost. Cost of production, which we can measure in terms of money. But real cost includes the cost which we can measure in terms of money. In addition to that, includes that cost also which we cannot measure in terms of money. In this situation, I would like to congratulate organizers of this webinar who provided a platform for intellectuals to sit together, think together, and evolve paradigms to run this system in current scenario. And I'm sure they will be able to evolve ideas to run this system in post-pandemic era also. Because in this trying time, one has to depend on illicit pieces of wisdom. And we collect wisdom to evolve policies and programs to ensure our safe life for future generations. So this pandemic
has forced us to rethink over the policies and programs related not only to health and health services, not only to economy, but also to social order and social relations, political order and political relations, cultural relations. Because our thinkers were of the view that we cannot take economy independent of society, independent of polity. And the founders of economics, when they started economics, they said political economy, political economics. That is, economics cannot be independent of society and polity, culture. You made mention of education. Of course, independence, freedom, and sovereignty matter. But what matters more is to sustain with independence, freedom, and sovereignty over a period of time. Who can? Of course, one who is independent and sovereign in respect of education and knowledge. Only that society can ensure autonomy, freedom, independence, and sovereignty. Same way, we have attained the level of growth and development which is satisfactory. Some nations have already achieved and some are thriving for it. But the more important challenge is to ensure sustainable development, balanced development. There are imbalances between one community and other, one nation and other, one industry and the other. So we will have to rethink over our way of life. इंडिजिनस सिस्टम हमको एक स्वदेशी और स्वावलंबी आर्थिक विकास के मॉडल को खड़ा करना पड़ेगा. एंड हियर कम्स द रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स. दिस इज द राइट टाइम व्हेन वी शुड थिंक ओवर द इकोनॉमिक मॉडल एज ए होल, which economic model cannot be for exploitation of resources. हम उनका दोहन और शोषण करने के लिए नहीं है. हम कहते हैं जल जीवन है और हम जल को रोज प्रदूषित करें तो वह जीवन हमारे लिए कैसे रह जाएगा. वायु हमारे लिए प्राणदायिनी शक्ति है और हम उसको रोज प्रदूषित करें तो फिर भी वह वायु हमारे लिए प्राणदायिनी रहेगी? नहीं रहेगी. तो हमें प्रकृति सुसंगत विकास की अवधारणा को समझना पड़ेगा. Environment friendly economic development model, because this development model is the only model which can be sustained with. So this is the right time when we should think over the approach to economics, the philosophy to economics, the vision to economics. This is the right time, and you have organized this webinar at a very, very right event, when we should think over our model of economic development. This economic development is for well-being of human beings, well-being of the segments of nature, because they play a complementary role. अगर हम प्रकृति का संरक्षण करेंगे तो वह हमारा भी संरक्षण करेगी. आज हमने एक ऐसा मॉडल इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट का खड़ा किया जिसमें कोई इंडिपेंडेंट नहीं है. You know, lockdown has forced industries and markets to be closed. Lakhs over lakhs employees are running away from their workplace to their native places. What kind of situation has emerged? You know, in post-pandemic era, there is going to happen another situation. Every economy, maybe the case of developed economy or developing economy, both are forced to follow the order of protection. And in this situation, the concept of global economy is bound to shrink. We will have to find out solutions of our economic problems within the economy itself.
this decision of protection will certainly affect the size of market, will certainly affect the size of export and import, will certainly affect the size of employment and production, growth, development. And I think here, when there is a challenge, this challenge can be converted into an opportunity. And this capacity rests with intellectuals and intellectuals alone. Dr. Divyanath rightly mentioned, when well begun, half done. If we are able to understand the problem, कि ये प्रॉब्लम आई कहां से, क्यों आई, कैसे आई, तो समझ लीजिए हमने उसका आधा समाधान कर लिया. If we are able to understand the problem, because right now we are not in a position to make right estimates of the implications that this pandemic is going to leave on different sectors of economy. We may just make assumption. This is going to happen. This will happen to China. This will happen to India. But certainly, an economy, a nation, a society, a group, which is able to examine, evaluate this situation of pandemic in a right way and right approach, with right vision, will certainly be able to lead not only his country, his economy, but surely that group of society, that economy, that nation will be able to provide leadership to the world as a whole. Because this pandemic has affected not only a few countries, a few sectors of economy. I just made a mention. This has affected all the sections, all the relations. पत्नी पति से 2 फीट दूरी, 2 मीटर दूरी बना रही है कि देखो छूना मत. बच्चे दूर से देख करके बूढ़ों को भाग रहे हैं. फिर भी मैं कहूंगा कि भारत में यह स्थिति नहीं है. यहां भी in different spheres of life, youth came forward to help those who were in need. Who persuaded them? Who guided them? That Indian approach, Indian vision, Indian philosophy, Indian way of life, जो शहीद हुआ है हमारा जवान सीमा पर देश की रक्षा के लिए, उसको 1 घंटे तक पकड़ करके उसकी पत्नी बैठी रही. यही भारत. और अगर यह भारत हमारे लोगों के हृदय में फिर से जाग गया तो हम कोविड का भी समाधान कर लेंगे, हम आर्थिक समस्याओं का भी समाधान कर लेंगे, और केवल अपना समाधान नहीं करेंगे. We are sure that we will provide way to whole of the world. और हो सकता है यह मौका हमको फिर मिला है कि भारत विश्व में फिर से जगत गुरु के स्थान पर प्रतिष्ठापित हो. लेकिन यह अपने आप नहीं होगा. This responsibility lies on the shoulders of intellectuals. And we should not visualize, examine, evaluate these issues in isolation. Education is also not independent of society, polity, and economy. And I'm happy to inform, as chairman, Higher Education Council, I have seen it. Students came forward, teachers came forward, and by this way, they have been able to minimize academic loss of students because of this lockdown. And I'm sure they will find out ways and means in which we will be able to recover this loss, provided we are committed to our mission. So, and this mission, we all know, depends on the philosophy. So there is a, I think, need to understand these problems which have emerged because of this pandemic, analyze them, and to find out solutions in view of our culture, philosophy, approach, and vision.
Because when we provide solution to any problem which is rooted in basic values of the culture, that is sustainable. And when we cope others' app, then that solution may be, of course, a positive solution. But you may not be sure about the duration of that solution. So this problem, this challenge has come before us, and we will try to examine this problem, these challenges, and will of course address these challenges and problems on the basis of our philosophy, vision, and approach. Professor Sharma rightly said, more than 40%, 50% Indian population is less affected. Why? Because they are self-dependent. They are not running far from their native places in the search of employment. They are entrepreneurs, so we will have to educate our students to become entrepreneurs. We will have to remodel our education so that this education is able to create more and more job creators instead of job seekers. So we will have to review our educational policy, our economic policy, that is production policy, consumption policy, of course, policies related to market, corporate sector, and of course, policies related to small cottage industries, medium-sized industries, along with our social relations. जहां पर कोई भी कमजोर व्यक्ति, हमारी जिम्मेवारी है, यह इस देश का स्वभाव था, जो अभी भी दिखा है। सड़कों पर सैकड़ों लोग उन लोगों की मदद करने के लिए आए जो भूखे थे। दूसरे देशों में ऐसा नहीं हुआ, सरकार मदद करती है, और हमारे देश में लोग इस बीमारी के बावजूद, इस भय के बावजूद, इस भय को छोड़ करके उन लोगों की मदद करने के लिए आगे आए, those who were in need। तो हमारे यहां विद्या विवादाय नहीं है। विद्या विवादाय धनम मदायो शक्ति परेशान परिपीडनायो खलस्य साधोर विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। We learn not for debate, not for the sake of argument. We learn for the sake of gaining knowledge. We earn money, no doubt. Earning is okay, but that should be justified on the basis of rules, regulations, and law of the nation. हमारे धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय है, and it's a matrix of 4x4. धर्म में भी अर्थ काम मोक्ष है, अर्थ में भी धर्म काम मोक्ष है, काम में भी धर्म अर्थ मोक्ष है, and मोक्ष is also not independent of धर्म अर्थ and काम। इसलिए आज फिर से हमें ऐसी एक शिक्षा की आवश्यकता है जिसमें हम आत्मनिर्भर लोगों को, स्वावलंबी लोगों को, परस्पर एक दूसरे के पूरक मानने वाले लोगों को खड़ा करें, and they will not only be able to evaluate and examine this problem, these challenges, but will also be able to find out solutions, and those solutions which will sustain for generations to come. I am sure this webinar will be successful to find out, to arrive at meaningful findings and conclusions that will help the government to formulate rational, consistent policies to meet out these challenges. Thank you very much. Thank you so much, sir, for such a nice lecture. और सर जैसा आप कह रहे हैं, भारतीय संस्कृति, दर्शन और हमारे बुद्धिजीवी साथी सभी एक दुनिया को नई राह दें, उम्मीद हम करते हैं ऐसी। और जैसे सर ने बताया कि हमारी नीड्स को आजकल मार्केट डिसाइड करती है और एडवर्टाइजमेंट हमारी डिजायर्स बनाते हैं। और एक और बात, जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट के साथ साथ जो एनवायरनमेंट कॉस्ट है, बड़ा सरप्राइजिंग था मेरे लिए जानना
कि जो राइस हम खा रहे हैं उसमें 1 किलो चावल पर लगभग 450 लीटर पानी यूज हो जाता है, और जो हम उसे एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके साथ वो 450 लीटर भी हर किलो के साथ चला जाता है। तो उसकी जो एनवायरमेंट कॉस्ट है उसे हम समझ नहीं पाते। मैंने जब इस डेटा को बाकायदा वैलिडेट किया तो गूगल और डिफरेंट जगह पर ये साइटेशन मौजूद था और मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था। तो सर इतना व्यापक परिप्रेक्ष्य में आपने हमें बताया। अभी मैं हाउस ओपन कर रहा हूँ, हमारे दोनों विद्वान अतिथि मौजूद हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टिसिपेंट अपनी क्वेरीज के लिए और नंबर लिख देंगे, दिनेश जी उनका माइक ओपन कर देंगे। यू आर मोस्ट वेलकम, हाउस इज ओपन टू डिस्कशन। माइक सभी का ओपन कर दिया गया है, आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद बंद कर दीजिएगा प्लीज। और यदि कोई बोल रहा हो तो आप अपना धैर्य रखें। Sir, first of all, I have a query, or you can call it an observation to make to Honorable VC sir. Sir, जैसे we've been reading in the newspapers ever since this pandemic came, that the economy is going to go back into a worst kind of recession, probably worse than the economic depression of the 1930s. और दूसरी तरफ एक ये भी रिपोर्ट्स आ रही थी कि इंडिया जो है उसको इससे फायदा होने वाला है, क्योंकि चाइना से बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो रिलोकेट करेंगी इंडिया में, एंड इंडिया माइट इमर्ज स्ट्रॉन्गर देन बिफोर। तो ये दोनों कन्फ्लिक्टिंग चीजें थी, जिसमें कि आपने बहुत पॉजिटिव तरीके से उसको बताया कि हाँ इंडिया इज गोइंग टू इमर्ज स्ट्रॉन्गर, एंड आपने वो तरीके भी बताए जिससे कि इंडियन इकोनॉमी को रिवाइव किया जा सकता है। So first of all, thank you very much for a very enlightening lecture as usual, I can say. इसमें बस एक दो चीजें मुझे ये कहनी थी कि जैसे आपने कहा कि आप फोकस शुड बी ऑन एग्रीकल्चर, तो वो तो खैर है ही कि कृषि प्रधान देश है इंडिया, तो एग्रीकल्चर पे फोकस शायद हम उतना नहीं करते हैं जितना कि इंडस्ट्रीज पे करते हैं, और इस समय में एग्रीकल्चर पे फोकस करना ही जो है वो हमें आगे ले जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ मुझे एक और चीज लगती है कि जो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम को डिस्ट्रॉय किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, वो इंडिपेंडेंस के बाद काफी कुछ रिवाइव किया गया, लेकिन शायद अभी भी उतना रिवाइवल नहीं हुआ है जितना कि हम उसको कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर के साथ साथ अगर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, मेनली हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स, उसको भी रिवाइव किया जाए और इक्वल फोकस दिया जाए एग्रीकल्चर के जैसा, तो कैसा रहे, पहली बात। दूसरी ये कि एक चीज और मैंने महसूस की है कि इस पैंडेमिक के बाद कि शायद भारत एक ऐसा देश है जहां पर कि डिजास्टर मैनेजमेंट को हम लोग मतलब पढ़ाते तो हैं, बहुत जगह उसकी पढ़ाई होती है, डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन जो बिल्कुल स्कूल लेवल से ट्रेन किया जाना चाहिए बच्चों को डिजास्टर मैनेजमेंट के टेक्निक्स में, जिसको कि एक हम फर्स्ट एड का भी दर्जा दे सकते हैं कि अर्थक्वेक आ जाए तो कैसे बचना है, टेररिस्ट अटैक हो जाए तो क्या करना है, उसी तरीके से अब पैंडेमिक आ जाए तो कैसे बचना है। तो ये स्कूल से ही ये पढ़ाई शुरू हो जानी चाहिए, और शायद अब इसका वक्त आ गया है कि इसके ऊपर हम लोग सीरियसली पॉलिसीज बनाकर इसको इम्प्लीमेंट करें। और इसी संदर्भ में एक चीज मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे इकोनॉमी में अक्सर ये होता है कि चूंकि कंट्रीज इंटरडिपेंडेंट हैं, तो जैसे 2008 में हुआ कि लेमन ब्रदर्स बैंकरप्ट हो गए तो पूरे वर्ल्ड में रिसेशन आ गया, तो क्या इंडियन इकोनॉमी में कोई ऐसा मतलब सेफ्टी वॉल्व टाइप का नहीं हो सकता जो कि अगर कहीं दूर दराज कोई चीज होती है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट हम लोगों पे ना पड़े? So these are a few observations and questions, if you may like to respond to them, sir. Sure. Actually, after globalization, we have integrated our economy with the global supply chains. तो उससे क्या हुआ है कि हमारी डिपेंडेंस उनके ऊपर बहुत ज्यादा हो गई, और इसलिए हमें अपना उन ग्लोबल सप्लाई चेन से एक तो इंडिपेंडेंट अपनी मैन्युफैक्चरिंग को वापस रिवाइव करने की जरूरत है, और खास करके हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स की जहां तक बात है तो नेचुरली इट इज अ गुड फॉरेन एक्सचेंज अर्नर, लेकिन इनकी डिमांड अब वर्ल्ड ओवर कितनी रहेगी ये देखने वाली बात है, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज अभी इस इकोनॉमिक क्राइसिस में है, सबका फॉरेन एक्सचेंज वो प्रिजर्व करना चाहेंगे, तो हो सकता है कि उसमें हमको उतना बड़ा वो नहीं मिले।
लेकिन कहीं ना कहीं हम उन सारी चीजों को विच आर इन डिमांड वी हैव टू एसेस। सर इसके लिए हमें हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम से लेके और टेक्सटाइल सेक्टर तक अपना टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन बहुत जरूरी है। खास करके आपने एक ये बात कही, तो मैं जैसे मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर के बाद दूसरा सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट आज टेक्सटाइल में है। 1,20,00,000 लोग तो सीधे सीधे लगे हुए हैं और करीब 1.5 करोड़ लोग जो होम बेस्ड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में जुड़े हुए लोग हैं। तो आज वर्ल्ड एक्सपोर्ट में हमारा कंट्रीब्यूशन किसी जमाने में मोर देन 6% था टेक्सटाइल में, गारमेंट्स में। आज वो लेस देन 3% हो गया। बांग्लादेश और वियतनाम का शेयर मोर देन 6% हो गया। तो चाहे वो हैंडलूम हो, हैंडीक्राफ्ट्स हो, टेक्सटाइल्स हो या दूसरे सारे प्रोडक्ट्स हैं, हमको अपना उसको रिवाइव तो करना ही होगा। सर आयुर्वेद और होम्योपैथी और अल्टरनेटिव मेडिसिन जो है वो भी इस कैटेगरी में आ सकता है। हाँ, वो उससे लेके और सोशल एंटरप्राइज तक। लेकिन सवाल ये है कि आज योग में $80 बिलियन का मार्केट बन गया और उसमें मोर देन 50% हैज बीन कैप्चर्ड बाय यूएस। एग्जैक्टली। कहीं ना कहीं हमको योग, आयुर्वेद, इन सब के बारे में हमारा अपना मतलब ये उसको आगे बढ़ाने के लिए एफर्ट होगा। तो मैंने भी पांचजन में एक लेख भी लिखा था, उसमें मैंने कहा था कि ये एक वैश्विक स्थिति के ऊपर ये परिवर्तन आएगा कि किस प्रकार से वैश्विक स्थिति बदलेगी। लेकिन इस सब में सबसे पहली चीज ये है कि हमारे को अपना कोशिश करके इंपोर्ट डिपेंडेंस जितना कम कर लेंगे उतना हम एक तरह से इससे बाहर निकल पाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, मैं केवल एक रेफरेंस के नाते कहना चाहता हूँ कि इंडिया केवल हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम एक्सपोर्टर ही नहीं था। जैसे एंगस मेडिसन की रिपोर्ट सबने पढ़ी होगी, जो उनको पूरे मतलब OECD कंट्रीज ने 130 साइंटिस्ट दिए थे, एक चार्टर्ड एयरक्राफ्ट दिया था और उन्होंने पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को स्टडी करके, और वर्ल्ड इकोनॉमी ये मिलेनियम पर्सपेक्टिव और 0 AD से 1500 AD तक इंडिया का वर्ल्ड एक्सपोर्ट में 33% कंट्रीब्यूशन था। तो हम सारी मैन्युफैक्चरिंग करते थे। मुझे लगता है कि हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स के साथ साथ हमें अपनी जो बेसिक मैन्युफैक्चरिंग को भी एनहांस करना। सर वन क्वेश्चन। सर हम MSME सेक्टर की बात करते हैं, हमें मालूम है कि देश में सबसे ज्यादा रोजगार वो देता है, हमें ये भी मालूम है कि हमारे एक्सपोर्ट्स में सबसे बड़ा योगदान उसका है, और हम ये भी आप बोल रहे हैं कि हमें अपने स्टूडेंट्स को कहना चाहिए कि वो एंटरप्रेन्योर बने। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स एंटरप्रेन्योर जिन्होंने स्टार्टअप स्टार्ट किया या करा काम, वो भी प्रॉब्लम फेस करे क्योंकि इस वक्त MSME सेक्टर सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है और वो स्टिमुलस का वेट कर रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। सर उन्होंने जो लोन लिया अपना स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए इंडस्ट्री, बैंक ने उन लोन को डिफर नहीं किया है, केवल टाला है, और उसको निकल के आ रहा है कि अगर उनकी 48 किस्त है तो वो टालते हैं तो उनकी 50 किस्त हो जाएंगी, और दूसरी तरफ उन्हें रेंट देना ही देना है जहां उन्होंने इंडस्ट्री लगाई है, अपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाई। तीसरा उन्हें इलेक्ट्रिसिटी चार्ज देना ही देना है। उसके ऊपर गवर्नमेंट के सर लेबर लॉज ये कह रहे हैं कि उनको सारे लेबर को भी सैलरी देनी है। उनकी प्रॉब्लम यह है कि सर जब पूरे महीने प्रोडक्शन ही नहीं हुआ अप्रैल में, मार्च में भी हाफ में कट हो गया, तो मार्च तो किसी तरह उन्होंने बेयर कर लिया, उन्होंने किस्त भी दे दी, उन्होंने सैलरी भी दे दी, कोई भी गवर्नमेंट ने अभी तक उनको स्टिमुलस पैकेज नहीं दिया है। ऐसे केस में वो लेबर को सैलरी कैसे दें, और वो कैसे बाकी रेंट वाला अपना खड़ा हो जाएगा, मकान मालिक कहता है कि रेंट हमें टाइम से चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी वाला अभी वो नहीं मांग रहा लेकिन आफ्टर 1 मंथ जैसे ही वो फैक्ट्री खुलेगी वो फौरन मांगेगा। तो ऐसे केस में हम अपने स्टूडेंट्स को कैसे मोटिवेट करें कि वो एंटरप्रेन्योर बने या वो MSME खोले या स्मॉल स्केल सेक्टर खोले। सर वहां तो प्रॉब्लम्स ही इतनी है, कोलेट्रल के बिना हमारे यहाँ कोई मनी नहीं मिलता, बच्चे कोलेट्रल कहाँ से लाएंगे, या कोई भी न्यू स्टार्टअप है वो कोलेट्रल कहाँ से लाएगा। तो हमारी पॉलिसीज जो एक तरफ हम कह रहे हैं कि हम MSME सेक्टर को डेवलप करें, हम स्टार्टअप्स लेकर आए, हम एंटरप्रेन्योर्स लाएं, लेकिन हमने अपनी पॉलिसीज को डिजाइन कहाँ कर रखा है? क्या वो पॉलिसीज हमारी इन्वेस्टर फ्रेंडली हैं? क्या वो उन स्टूडेंट्स के लिए, क्या वो हमारे आज का हमारा बिजनेसमैन सर पैसा लगाने को तैयार बैठा है, इन्वेस्ट करने को तैयार बैठा है, वो मना नहीं कर रहा, लेकिन हमारी पॉलिसीज इस तरीके की है कि हम उन्हें इतना डिटोरिएट कर देते हैं उस क्लास को कि वो कहता है कि भाई हम बंद करने के लिए तैयार है अपनी फैक्ट्री, हम नहीं चलाएंगे अपनी फैक्ट्री, आपके लेबर लॉज इस तरीके के हैं, आपके फैक्ट्री लॉज इस तरीके के हैं, आपकी सारी चीजें इस तरीके। सर ऐसे में जब वो हमसे एज एन इकोनॉमिक्स क्वेश्चन पूछते हैं, हम क्या जवाब देंगे? 2 बातें मैं इसके साथ जोड़ना चाहता हूं। एक तो सबसे पहला, देश है हमारा 138 करोड़ लोगों में
सरकार या ऑर्गेनाइज सेक्टर तो बहुत कम लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकता है। हमारे 75% लोग या तो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या इनफॉर्मल सेक्टर में हैं या वो एमएसएमई में है। और आज दुनिया में 6 करोड़ 70 लाख एमएसएमई कहीं है नहीं, और जो 12 करोड़ लोगों को आज एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है, तो निश्चित रूप से एमएसएमई के लिए पैकेज आना चाहिए। और एमएसएमई भी दो तरह की है, जो अपना ओन अकाउंट में बिना एम्प्लॉइज के चलाते हैं विद फैमिली, और दूसरी है जो अपने यहाँ एम्प्लॉइज रखे हुए हैं। उसके लिए सरकार ने ये जरूर किया है कि 15 जिनके जहाँ 90% से अधिक 90% से ज्यादा एम्प्लॉइज 15,000 से कम सैलरी वाले हैं, उनका पीएफ का एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन सरकार ने देने की बात कही है, लेकिन वो अपर्याप्त है। मुझे लगता है, जैसा मैंने रेफर भी किया था, कि दुनिया के 30-40 देशों ने वहाँ की कॉर्पोरेट सेक्टर से लेके स्मॉल स्केल यूनिट्स तक सबका 60 to 80% इवन 100% वेजेस और सैलरीज रिइंबर्स करने की बात कही है। इसीलिए मैंने कहा कि वी हैव टू थिंक ऑफ मॉनेटरी एक्सपेंशन करें और एक बड़ा स्टिमुलस देना होगा, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि हमने अभी तक स्टिमुलस दिया है वो केवल 1,70,000 करोड़ का दिया है, जो हमारे सर वो कुछ भी नहीं है, वो किसी के लिए मतलब वो कुछ भी नहीं है, वो पीनट्स है, उससे उनका गुजारा भी नहीं चलने का। वो तो लेस और देन सर हाँ सर, उसमें एमएसएमई सेक्टर तो इतना परेशान है हमारा। वो कहता है कि अब जैसे और देशों में किया है कि 3 महीने की आप इंटरेस्ट ही माफ कर दो बैंक लोन के ऊपर, भाई इंटरेस्ट माफ कर दो। और आप हमारे, क्योंकि जब उन्होंने इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया कि अगर उन्होंने 48 मंथ का जो है उन्होंने लिया है लोन अब बैंक से, और जिस तरीके से बैंक ने गवर्नमेंट ने बोला कि 3 महीने के लिए आप डिफर्ड कर दो, तो वो कहते हैं अगर हम डिफर्ड करते हैं ना मैम, तो हमारे ये किस्तें बढ़ के 50 महीने की हो जाती हैं, तो हमें तो और ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो या तो गवर्नमेंट हमारा इंटरेस्ट ही माफ कर दे, कम से कम हमें 48 किस्त देनी पड़े और हम ये 3 महीने के बाद जाके दे देंगे। और दूसरी बात सर, वो खुद कहते हैं कि हम अपने एम्प्लॉयज के साथ खड़े हैं, जिसको जब जरूरत होती है हम खुद, इंडिया में तो ये कल्चर ही है कि हम खुद उनके साथ कोऑपरेट करते हैं और जितना कर सकते हैं उतना करते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर गवर्नमेंट बिल्कुल डंडा मार के हमें कहेगी हमें रेंट भी पे करना है, हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल वेवर का अभी तक सर कोई पैकेज हमारे पास नहीं आया कि जो फैक्ट्रियां पूरी तरह बंद है कम से कम उनका फिक्स्ड चार्ज वगैरह तो ना लगे, उन्हें वो देना पड़ेगा सर। कोई फिक्स्ड चार्ज वेवर का हमारा वो नहीं आया है, स्टिमुलस पैकेज नहीं आया है, उनका कोई इंटरेस्ट का नहीं आया है। मैंने भी यही कहा कि स्टिमुलस अगर हम अपने जैसे यूएस ने या जापान ने दिया 10% ऑफ दी जीडीपी कहेंगे, मैंने कहा 250 लाख करोड़ के जीडीपी में कम से कम हमको 22 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देना पड़ेगा, 22 नहीं तो 10-12 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देना पड़ेगा। यस सर, तो हम मैं अपनी भी यही बोलूं कि अगर हमने नहीं दिया तो हमारे कोई बच्चे स्टार्टअप नहीं स्टार्ट करेंगे। मैंने कहा था कि हमको वी हैव टू मोनेटाइज द रिसोर्सेज। सरकार को मनी सप्लाई को बढ़ाए बिना आज के समय में कोई है नहीं, और आज की तारीख में मनी सप्लाई टू जीडीपी जो रेशो है वो हमारा 2.5-3 गुना कोरिया का है। इसलिए हमें डरना नहीं चाहिए, हमको मॉनेटरी एक्सपेंशन करना चाहिए और स्टिमुलस पैकेज बहुत लिबरल इंडस्ट्री को देना होगा, तभी वो अपना रिवाइव कर पाएंगे और अपना इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी कर पाएंगे। वो तो 100% जरूरी है। सर मेरा ये मानना है कि हम जो ये एफटीपी कर रहे हैं, जब हम इफेक्ट ऑफ इकोनॉमी निकाल रहे हैं, खुद मैं भी इकोनॉमिक्स हूँ, आप दो बहुत अच्छे इकोनॉमिक्स के साथ भी मैं हूँ, तो हमें गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन करनी चाहिए कि अगर आप चाहते हो कि स्टार्टअप आए, अगर आप चाहते हो मेड इन इंडिया है, मेड बाई इंडिया है, अगर आप चाहते हो कि एमएसएमई सेक्टर डेवलप हो, अगर आप चाहते हो क्योंकि रोजगार आपके लिए वही लेकर आएगा और कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर रोजगार लाने नहीं जा रहा है आपके लिए, तो आपको ये जो है चीजें उनके लिए करनी पड़ेंगी। आपको 3 महीने का इंटरेस्ट वेव ऑफ करना पड़ेगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी चार्ज माफ करना पड़ेगा, आपको फिर उन मकान मालिकों को भी कहना होगा कि वो 3 महीने का किराया उनसे ना लें। सर अगर उनका 50-50 हजार रुपए महीना या 1-1 लाख रुपए महीने की फैक्ट्री पर बैठे, आप मकान मालिक को भी डिप्राइव नहीं कर सकते, आपको स्टिमुलस में वो सारी चीजें इंक्लूड करनी होगी। जो आज दुनिया के 40-50 कंट्रीज ने जिस तरह का स्टिमुलस दिया है, अगर उसको आप देखेंगे कंपैरेटिव चार्ट्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो हमको मतलब वो सारा करना पड़ेगा कि स्टिमुलस वो गवर्नमेंट अकाउंट में देना होगा और उसके लिए मॉनेटरी एक्सपेंशन में हमें जाना पड़ेगा। वो मैंने पहले ही कहा था कि हमें उसके बिना हम मतलब जो है अपनी इकोनॉमी को रिवाइव नहीं कर पाएंगे। बल्कि आज हम देखें कि हम वर्ल्ड की 17.6% पॉपुलेशन है, वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में हमारा ऑलरेडी 3% कॉन्ट्रीब्यूशन है, चाइना का 21% है, जापान का 10% है 1.6% पॉपुलेशन के साथ। तो हमें अगर अपना फुट होल्ड बढ़ाना है, और उसमें भी आज हमारा 3/4 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज फॉरेन ओन्ड,
अगर आज आप जूते के पॉलिश से लेके, टीवी फ्रिज से लेके, कारों से लेके सारा देखें तो ऑलमोस्ट मोर देन 3/4 ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज फॉरेन ओन्ड। तो हमें कहीं ना कहीं अपना डोमेस्टिक मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग एनहांस करने के लिए एमएसएमई को भी स्टिमुलस देना होगा, कॉर्पोरेट सेक्टर को भी। मैं तो आपको आज ये कह रहा हूँ कि जितनी होटल्स हैं, जितनी एयरलाइंस हैं, ये आने वाले साल भर में भी अपना बिजनेस रिवाइव नहीं कर पाएंगी। नहीं कर सकते। जो हवाई जहाज के बेस चार्जेस वो इतने हैं कि शायद वो अपने हवाई जहाज को छुड़ा भी नहीं पाए। तो मतलब ये है कि कॉर्पोरेट और एमएसएमई, हमारे क्या हुआ है कि पिछले इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में एमएसएमई में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज तो हमारी समाप्त हो गई। अब वो एंसिलरी यूनिट्स जो थी, किसी बड़ी यूनिट के लिए वो पार्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, कॉइल मैन्युफैक्चर करती है, कुछ करती है। तो बेसिकली ये है कि हमको इंटीग्रेटेड विजन के साथ कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंस एमएसएमई की उनकी सप्लाईज के लिए है। जैसे अभी भी हम आज कल बात कर रहे थे कि आज की तारीख में बड़ी संख्या में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में एमएसएमई का पेमेंट अटका हुआ है, उन्होंने जो सप्लाईज दी। तो कम से कम वहां तो जो पब्लिक सेक्टर कंपनियों को ये कहना चाहिए कि वो मतलब इमीडिएट एमएसएमई का पेमेंट को रिलीज करें। ऐसे बहुत सारा हमने एक लिस्ट भी बनाई है कि एमएसएमई से लेकर कॉर्पोरेट सेक्टर में किस किस तरह का, चूंकि यहाँ तो एक सीमित समय में विषय रखना था, इसलिए इस पैकेज को तो हमको, मैं कह रहा हूँ ना कि लेस देन 1% है, इसको 10% पे ले जाएंगे तो 22 लाख करोड़ रुपए का बनेगा। सर सबसे पहली रिकमेंडेशन तो हमारी यही होनी चाहिए, बिकॉज इफ एम्प्लॉयमेंट हैज टू रेज, इफ इन्वेस्टमेंट हैज टू रेज, अगर हमें ये सबको बचाना है और ये करना है, वरना तो हमारे नए लोग आएंगे ही नहीं मार्केट में, स्टार्टअप करेंगे ही नहीं कभी स्टार्ट, वो अगर वो इस तरीके से मर जाएंगे तो। एक बात सर, और, पूरी जलंधर की इंडस्ट्री, स्टार्टअप के लिए दो बातें और कहना चाहता हूँ। इंडिया में 90% स्टार्टअप पहले 5 साल में फेल हो जाते हैं, लेकिन जो किसी इंक्यूबेशन सेंटर के थ्रू आता है वो करीब 40% सर्वाइव करते हैं। और हमारे इंडिया के आधे से ज्यादा इंक्यूबेशन सेंटर्स जो हैं, दे आर बीइंग रन बाय एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज। और इसलिए हमें भी अपने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में इंक्यूबेशन सेंटर्स डेवलप करने चाहिए, जिससे कि हम स्टार्टअप्स के इकोसिस्टम को भी सपोर्ट कर सकें। यस, थैंक यू सो मच। I would like to ask the question. अब मैं एक क्वेश्चन ही और आंसर कर पाऊंगा, क्योंकि 4:30 बजे से मुझे एक दूसरी वेबिनार में भी रहना है, तो आई विल बी आंसरिंग दिस लास्ट क्वेश्चन। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अभी तक हम जितनी बातें कर रहे हैं वो हमने बात की कि इंडस्ट्री को इतना प्रॉब्लम आने वाला है। मैं इकोनॉमिक्स से नहीं हूँ, पर एज अ कस्टमर, जैसे हमने अभी इंडियन रेलवे का देखा कि इंडियन रेलवे ने अपनी कॉस्ट लगाई जाने की और फिर ट्रेन खाली वापस आएगी उसकी भी। तो आगे आने वाले टाइम पे जो कंज्यूमर है हमारे जैसा, उसको कितना कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा? गवर्नमेंट क्या उसके ऊपर भी कोई ध्यान दे रही है कि एयर टिकट्स या ट्रेन टिकट्स एबनॉर्मली हाई हो जाएं, अनअफोर्डेबल हो जाएं? तो क्या पॉलिसीज कुछ उसके लिए भी हो रही है? अभी तक तो ऐसा प्राइस रेगुलेशन के बारे में कहीं कोई सोच नहीं है, और नॉर्मली प्राइस जो है डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस से वो होती है। लेकिन जहां जहां फिर अगर कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन होता है तो गवर्नमेंट बीच में इंटरवीन करती है। और जैसा उन्होंने लेबर के बारे में बहुत सारे मैंडेट्स इशू किए हैं, और जैसे अभी प्राइवेट डॉक्टर्स के लिए किया है, तो मुझे लगता है उस समय जब इस तरह की सिचुएशन आएगी तो कस्टमर का एक्सप्लॉयटेशन न हो, इसके लिए नेचुरली गवर्नमेंट शैल हैव टू कम विद सम पैकेज। सर उसको टाइमली शायद आ जाना चाहिए, इससे पहले की प्रॉब्लम शुरू हो जाए। गवर्नमेंट का इस तरफ भी ध्यान आप लोग को ट्रैक करना चाहिए, क्योंकि जब प्रॉब्लम आ जाएगी फिर सिचुएशन संभालना बहुत मुश्किल होगा। मार्केटियर्स कैसे कस्टमर को एक्सप्लॉइट करेंगे, ये जब सिचुएशन सामने आएगी केस बाय केस बेसिस पे, सर गाइडलाइंस, कुछ गाइडलाइंस, हाँ कुछ गाइडलाइंस अगर हमारी गाइडलाइंस भी तब आएगी ना, कैसा कैसा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। वो जब तक एक्सप्लॉइटेशन सामने नहीं आएगा उसके पहले गाइडलाइंस भी एनविजन करना मुश्किल होगा। थैंक यू। और अब मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि मेरे को 4:30 बजे से दूसरी उसमें रहना है, वो कॉल भी आ रही है, तो मैं अब I have a question for Tripathi sir. May I ask this question? मोमेंट मैं प्रोफेसर शर्मा जी चूंकि जाना चाह रहे हैं, मैं शायद वो अभी क्विट कर चुके हैं, मैं उनको उनकी एब्सेंस में भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं अपने एक समग्र लेक्चर के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सर। हाँ, अब क्वेश्चंस डॉक्टर त्रिपाठी जी मौजूद हैं, आप लोग अपनी जो भी क्वेरीज हो उनसे पूछ सकते हैं। I have a question for Dr. Tripathi. Please. Sir, one major concern post COVID-19 would be the rapid increase of unemployment.
they say India has registered more than 28% unemployment till date. My question is how serious this issue is and how to prepare ourselves to this inevitable threat. आपने इंडिजिनस मॉडल की बात की, लेकिन वो अभी हाल में शुरू होने वाला है, और जिस तरीके से माइग्रेंट लेबरर्स का लाखों की संख्या में शहर छोड़ के वो गांव आए, एग्रीकल्चर सेक्टर से भी नहीं जुड़े हैं, एक फॉर्मल सेक्टर के भी दोबारा शुरू होने की उम्मीद नहीं है, तो अब उनके फाइनेंशियल इश्यूज को कैसे हम लोग एड्रेस कर सकते, से उनको एम्प्लॉयमेंट हम लोग करा सकते हैं जिससे भूखे मरने की नौबत। दिनेश जी सर का माइक ऑन कर दीजिए। कर दिया जी सर, प्लीज सर। जो बात रहे थे, may I know his introduction? I'm Dr. Prashant Dwivedi from Government Girls PG College, Fatehpur, assistant professor. Yeah. I just made a mention in my lecture. This pandemic is going to leave serious impacts on production, on consumption, on employment, on growth, development, and our relations. So we can just assume certain things. Once this situation has emerged, of course, we will examine the extent of this problem, and then the only way out is those who are unemployed, they should also try to find out ways and means, and government should provide them all kind of support they need. Because as a student of economics, मैं ये मानता था कि गवर्नमेंट which rules the least is the best. But nowadays, heavy dependence on government, though we will have to visualize this situation from two sides. One is long-term perspective and other is short-term perspective. So short-term perspective, of course, as a welfare state, we will have to provide them all kind of assistance that they need until they are unemployed. Number two, we will have to search out possibilities and probabilities of their re-employment in the same sector, in same unit of industry. And as Professor Sharma suggested, government should provide stimulus to industrial units, corporate sector, so that they are in a position to revive their base strength and incorporate their employees. That is the only way out. This situation is going to emerge. We are heading towards recession, which may lead us to a situation of depression also. The only way out is to provide monetary assistance, and that can be done only on the basis of expansion of monetary base. That is for the government to do, and of course, government will do it. कोई और क्वेश्चन, कुछ और पूछना चाहें, कोई ऑब्जर्वेशन देना चाहें? May I ask किशोर जी? Yeah, sure. Hello. हाँ, hello. हाँ, myself Dr. Neetu Singh. Hello. किशोर जी, can I proceed? Yeah, please proceed करें, ma'am. Okay. Sir, नमस्कार, Professor Tripathi sir. Myself Dr. Neetu Singh from जी sir, my pleasure sir. आपने recognize किया, it's my pleasure sir. Sir, it's my humble suggestion
or you can say ki what I have observed after this lockdown declaration, especially in the Prayagraj region, what I have observed regarding this higher education, and you being honorable chairman of Ayog, it's my humble suggestion, sir, why not to include a subject regarding this information technology or computer in our higher education also, because what I found कि जब ये लॉकडाउन की घोषणा हुई और उसके बाद we switch over to this online teaching, so it made very difficult for us teachers. I don't know about other places, but these government institutions are basically in remote areas, and there it was very difficult to convince the students and the guardians to switch over to the online teaching mode. Have they been in touch with some how with this IT, तो उनके लिए कुछ सर इजी हो पाता? तो सर ये एक सजेशन है, आप चेयरपर्सन हैं, चेयरमैन है आयोग के, इसके लिए लगातार बात हो रही है और एक पोर्टल डेवलप करने की बात हो रही है, एक चैनल की भी बात हो रही है जी सर, और सेंट्रलाइज्ड रिकॉर्डिंग की भी बात चल रही है जी सर। इसमें अलग-अलग यूनिवर्सिटीज जो हैं दे विल रिकॉर्ड देयर इंडिपेंडेंट लेक्चर्स कीपिंग इन व्यू देयर एक्सपर्टीज इन द फील्ड जी सर। ये सब चीजें चल रही हैं और हमें तो हाइब्रिड मोड की ओर बढ़ना पड़ेगा जी सर। जी जी, मैं तो इस पक्ष का नहीं हूं कि बिल्कुल फेस टू फेस टीचिंग खत्म होनी चाहिए जी सर। फेस टू फेस टीचिंग रहेगी पर उसके साथ साथ वी विल हैव टू मेक ourselves prepared for online education also because this online education is flexible, cheaper and accessible to all the sections, all the groups independent of age and place. Sure sir, sure sir. Thank you sir. Thank you so much sir. Thank you. Your observation, कोई और question? किशोर जी एक मेरा प्रश्न है सर से। हेलो हेलो प्लीज आप पूछिए। हेलो हेलो हाँ हेलो प्लीज अपना नाम बोल दीजिए, कई लोग पूछ रहे हैं। सर मैं डॉक्टर प्रतिभा चतुर्वेदी। जी बोलिए। सर मैं एक क्वेश्चन करना चाह रही थी सर से। हेलो करिए, आवाज आ रही है आपकी। गो अहेड। यस सर। सर जो अनएम्प्लॉयमेंट अभी काफी हो गया है, 12 करोड़ के लगभग बताया है जैसा, तो मैं ये जानना चाहती हूँ क्या इसको हम कवर कर पाएंगे? हम तो ये मान के चलते हैं कि ये काम तो जो हम लोग बैठे हैं यहाँ जी सर, इसके तरीके भी हमें सुझाने पड़ेंगे। जी सर, क्योंकि सर अपने आप में सरकार सब चीज की जानकार है ऐसा मान के नहीं चलना चाहिए। तो ये सर क्योंकि हम जिस एरिया से आते हैं सर, हमारा रूरल एरिया में। जी सर बात सुनिए, पर लेट अस बी स्पेसिफिक एंड प्रिसाइज कि सब चीज हम सरकार पर नहीं छोड़ सकते। हमने शुरू में ही कहा कि एक ऐसी सरकार को भी अपने काम करने हैं पर हमें भी तो अपना काम करना है। हम सरकार को सुझाव दें, हम पहले एक जगह जगह पर पहले लॉकडाउन खत्म हो, ये पेंडेमिक थोड़ा ईज हो, उसके बाद कितनी सिचुएशन है, किस प्रकार की है, क्या उसके कॉजेज हैं और उसे कैसे मीट आउट किया जा सकता है, ये काम हम इंटेलेक्चुअल्स का भी है कि हम इसको न केवल अंडरलाइन करके दूसरों के ऊपर नहीं डाल सकते हैं। हमें केवल प्रॉब्लम बतानी नहीं, हमें केवल प्रॉब्लम बतानी नहीं है, लोगों का पार्टिसिपेशन सजेस्ट करना है। जी जी सर। स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स हेलो तो सजेस्ट सम मेजर्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच वी विल बी एबल टू क्योंकि सर सिचुएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सर हमारे ग्वालियर के आसपास का ही मैं बताना चाह रही हूँ कि सर लाखों लोग बाहर से आ गए हैं, लेकिन वो हर किसी के पास में जमीन और खेत और वो सब नहीं है कि वो एग्रीकल्चर से भी जुड़ सकें और मजदूरी कर सकें। तो ऐसे हमने जो मोड ऑफ प्रोडक्शन अडॉप्ट किया उसकी कुछ अच्छाइयाँ थी और उसके ये दोष भी थे कि अगर ये क्राइसिस आएगी तो ये दिक्कतें खड़ी होंगी। जी सर। तो अब उसे हमें अपने तरीके से उसे हल भी करना है। जैसे अभी वो मैडम कह रही थी कि हमें उनको स्टार्टअप के लिए कुछ पहले मदद करनी पड़ेगी कि वो कैसे अपने सेल्फ सस्टेन कैसे हो सकते हैं, कुछ सहायता समूह। और जब तक नहीं वो खड़े हो पाते तब तक वो कैसे सस्टेन करें, ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है और सरकार को करना चाहिए। लेकिन हम ये सजेस्ट करें कि वो सरकार के ऊपर परमानेंट लायबिलिटी न रहे। जी सर, कुछ समय के लिए केवल वो एक क्या तरीका हो सकता है बूस्ट करने के हिसाब से। ये भी हमें इस वेबिनार में विचार करना चाहिए कि प्रॉब्लम तो आने वाली है,
लाखों लोग बेरोजगार होंगे। हाँ सर, अभी काफी हो गए हैं इनके जब ये केस जो अभी बेरोजगार तक आए होंगे हैं संख्या तो में। जिन कारणों से बेरोजगार हुए हैं पहले हमें उनको समझना पड़ेगा और फिर उनका एक ऑल्टरनेटिव, यही तो रिव्यू पॉलिसी है ये। वी विल हैव टू रिव्यू द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिसी, द अप्रोच ऑफ पॉलिसी, द विजन ऑफ पॉलिसी, द फिलॉसफी बिहाइंड द पॉलिसी। यस सर, एक क्वेश्चन सर। हेलो हेलो बोलिए सर, मैं एक चीज बोलना चाह रही थी कि जहाँ से सर जो फैक्ट्री में जो लोग काम कर रहे थे इतने सालों से, तो क्या उनका दायित्व तो नहीं बनता सर कि कम से कम 2-3 महीने अगर उनको सस्टेन कर लेते वहां पर, या अभी भी कर सकते हैं वो लोग, तो सर उनके ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट का? उनको उन्होंने बुलाया कहाँ है? नहीं सर, बहुत सारे लोग, लॉकडाउन के कारण फैक्ट्री बंद हुई और जब सर बंद हुई तो ये लोग कई तरह की कठिनाइयों में आ गए। सरकार ने तो कह रखा है कि भाई अपने एम्प्लॉइज को आप सैलरी पेमेंट करिए, ये बात तो सरकार ने कह रखी है। कहने सर ऐसा हुआ नहीं, इसीलिए तो लोग, बहुत लोग माइग्रेट होकर आए वहां से। कुछ समझिए कि बड़ी कहाँ से करें, वो कहाँ से करें पेमेंट, ये भी तो हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि तो सर एक मिनट, मैंने अभी जहाँ से शुरुआत की, हमने ऐसी अप्रोच लाइफ की डेवलप की जिसमें हमारी जिम्मेवारी कोई नहीं है, हमारे केवल राइट्स हैं। हमने केवल एक ऐसी सोसाइटी खड़ी की जो अपने राइट्स जानती है, अपने ड्यूटीज नहीं जानती। हमें शिक्षा के माध्यम से एक ऐसा समाज लॉन्ग रन में निर्माण करना है जो अपने अधिकार के पहले अपने कर्तव्य भी जाने। हमने एक ऐसा समाज खड़ा कर दिया है which is very conscious of his rights। क्योंकि सर मैं हेलो वे इंडस्ट्रियलिस्ट, वे के कारखाने बंद, हेलो, आखिर वे पेमेंट कहाँ से करें, उनको स्टिमुलस देने की बात। हेलो जी बोलिए। सबकी समस्या सोचनी पड़ेगी। हम केवल अपने को इन आइसोलेशन करके अगर समस्या सोचेंगे तो समस्याएं बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। हेलो मैम बोलिए। सुनीता जी बोलिए। डॉक्टर सुनीता जी बोलिए। जी सर। सर मेरा हाँ सर मैं बोलूं? जी प्लीज। जी नमस्कार सर। सर मेरा एक जो मैम ने अभी बात की उसी बात में मैं कहना चाहती हूँ सर कि जो हमारे लघु और मध्यम उद्योग हैं तो इनको अगर हम कोई जल्दी से एक ऐड दे सकें जिससे कि वो अपना स्टार्टअप फिर से कर सकें, क्योंकि सर अभी क्या हो रहा है, बहुत से एम्प्लॉइज ऐसे हैं। I got your point। देखिए अभी तो ये सबसे पहला उपाय ये है कि हमें उन्हें स्टिमुलस देना ही पड़ेगा जिससे कि वो सरवाइव तो कर सकें। जी सर, वो सरवाइव करेंगे तभी उनके जो कर्मचारी हैं वो सरवाइव कर पाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी सैलरी दे नहीं पा रहे हैं। अगर हम केवल कर्मचारियों की बात करेंगे, हम बहुत दिन तक की बात कहते भी रहे, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। सर एक्चुअली परिवार सबका है। जी सर, सबका परिवार है और ये परिवार है, हम सब लोग एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे की समस्या को समझेंगे तभी इन समस्याओं का समाधान होगा। ये मेरा व्यू पॉइंट। सर मेरा एक सजेशन मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ डॉक्टर दिनेश शर्मा जी से, उनका कुछ क्वेश्चन था। दिनेश जी कुछ मेरा भाई थोड़ा ब्रीफ करिए, हम तो ऑलरेडी बहुत लेट हो गए। सर बस 2 मिनट दिनेश जी का क्वेश्चन ले लेते हैं और उसके बाद हम लोग डिस्कस। सर मेरा एक सजेशन। ओके दिनेश जी के बाद आप बोलिएगा। दिनेश जी बोले। सर मेरा एक क्वेश्चन ये था सर कि जो कॉमन मिनिमम सिलेबस आया है हमारा, उस कॉमन मिनिमम सिलेबस में यूनिवर्सिटीज को 70% कॉमन रखा गया है, 30% अपनी लिबर्टी दी गई है कि 30% आप लिबर्टी से कर सकते हैं। सर मैं अपने जूलॉजी सब्जेक्ट की बात करता हूँ कि जूलॉजी सब्जेक्ट में बीएससी स्टूडेंट करते थे आज से 20 साल 30 साल पहले, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाते थे, पैथोलॉजी में जाके अपनी फार्मा मतलब मेडिकल की दुकान खोल सकते, लाइसेंस मिल जाता। बाद में हमारी फार्मा इंडस्ट्री आ गई, सिलेबस में कोई खास चेंज नहीं आई, लेकिन वो एक नया बी फार्मा सब्जेक्ट जनरेट होने के कारण जो बीएससी बायो स्टूडेंट था उसके जॉब अपॉर्चुनिटी कम होती चली गई। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते, जो आज भी प्रैक्टिकल है, आज भी हमारे ब्लड ग्रुप्स हैं, जो 30% यूनिवर्सिटी सिलेबस दिया गया है उसमें हर सब्जेक्ट, जैसे जूलॉजी में अगर कहा जाए कि आप अपनी क्लिनिकल जो है उसका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराएं और उन बच्चों को उसमें स्पेशलाइजेशन दें जिससे वो जॉब पैथोलॉजी में कर सकें, वो फार्मा इंडस्ट्री में डायरेक्ट कर सकें। ये तो गवर्नमेंट हैज लेफ्ट इट टू द यूनिवर्सिटी कि 30% आप अपने मन से कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, बट ऐसा हो नहीं पा रहा सर। वो ट्रेडिशनल कंसेप्ट हम ज्यादा जा रहे हैं, अब जो चीजें थी वो हट नहीं पा रही हैं सर। देखो
इसके लिए हम लोग एक अलग वर्कशॉप करेंगे और आपके लिख करके भेजिए, और हम जल्दी ही लॉकडाउन खत्म हो तो एक वर्कशॉप करने वाले हैं हायर एजुकेशन काउंसिल के फोरम पर, जिसमें आपके इन सुझावों पर विचार होगा। बिल्कुल, थैंक यू सर। किशोर जी माइक ओपन कर लीजिए अपना। कर रहा हूँ। हाँ, हो। Thank you so much, sir, for your precious time, for your एकदम समग्र व्याख्यान सर, और एक एक बात को आपने धैर्य से सुना और हम सब थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और सर अभी कुछ आवाजें आ रही हैं, प्लीज अपना माइक ऑफ कर लें। सर जो बातें आपने कही उसमें कई चीजें शामिल हैं, जैसे बैक टू द बेसिक्स या बैक टू द रूट्स, हम कोशिश करेंगे। और एक सबसे बड़ी बात जो सर ने कहा कि अभी फिजिकल डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस तो है, लेकिन आपको सोसाइटी से कनेक्ट रहना है और पूरक होना है हर जगह पर एक दूसरे के लिए। हमें स्टैंड करना है, चाहे वो हमारे साथ जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति हो, कर्मचारी हो, और उसे हर हाल में हमें एनरिच करना है हर तरीके से। वो सोशली भी हो सकता है, वो फाइनेंशियल भी हो सकता है, और इंटेलेक्चुअल बंधुओं पर ज्यादा एक भार हो गया है कि उन्हें नई राहें खोजनी है और नए इनपुट्स देने हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग सर, थैंक यू सर। सर मेरा सजेशन रह गया। सर मेरा सजेशन रह गया। सजेशन सर अगर मौजूद हैं तो आप दे दीजिए। सर हैं अभी। सर एक्चुअली हमने ये बहुत अच्छा एफडीपी ऑर्गेनाइज किया, और अभी अभी जो बात आपने बोली कि सब कुछ सरकार नहीं कर सकती, मेरा एक छोटा सा सजेशन है कि जैसे हम लोगों ने 500 रुपीज दिए और आपने कहा पीएम केयर फंड में जाएगा, बहुत अच्छा तरीका है। बट मैं ये कहती है अगर सब कुछ सरकार नहीं कर सकती तो हम इस मनी को ऐसा नहीं कर सकते थे कि अपनी एनएसएस यूनिट या एनसीसी यूनिट के थ्रू अपने एरिया में जो स्वयं सहायता समूह होते हैं, वहाँ लेडीज को या जो बच्चे हमारे ऐसे हैं जो मास्क बना के दे सकते हैं, उनको मास्क बनाने के लिए कहते हैं। और हमारी एनएसएस और एनसीसी की जो यूनिट है वो हमारे स्टूडेंट्स को या हमारे जो सैनिटरी वर्कर्स हैं उनको ये मास्क मुफ्त में डिस्ट्रीब्यूट करती। बिल्कुल मैम, तो इस तरीके से सबको रोजगार भी मिलता। प्रोफेसर त्रिपाठी को अनम्यूट कर दीजिए। डीसी सर को अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। सर कुछ कहना चाहें, फिर मैं उसके बाद बताना चाहूंगा। हम कोशिश करेंगे। कोई कठिनाई नहीं, कोई कठिनाई नहीं। मैम डिम्पल जी, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हर महीने एक एफडीपी या 2 महीने में प्लान करते रहें, और जो भी कंट्रीब्यूशन आएगा उसे डिफरेंट वे में खर्च करेंगे और नेशन के इंटरेस्ट में खर्च करेंगे, श्योर। तो बिल्कुल आपके सजेशन को हम वेलकम करते हैं। वी कैन थिंक अबाउट इट। सर थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। थैंक यू सर। वेबिनार ए ग्रेट सक्सेस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अभी थोड़ा पार्टिसिपेंट से 2 मिनट मुझे बात करनी है। हाँ, मैं बिल्कुल पार्टिसिपेंट्स को अभी बिल्कुल भी साथ रहना है, अभी बने रहना है हमारे बीच। 2 मिनट। और सर को हमने बस रिक्वेस्ट की है, क्योंकि सर की व्यवस्थाएं हैं। हाँ, तो सर चाहेंगे तो मीटिंग लीव कर सकते हैं, और अगर बने रहते हैं तो उनका आभार है। ठीक है, थैंक यू सो मच। जी दिनेश जी आप आइए, बोलिए अपनी बात। तो ग्रुप जो बनाए हैं आप लोगों ने, अभी तक दिन में मैं देख रहा था सिर्फ ग्रुप नंबर 4 और ग्रुप नंबर 7 2 की जूम आईडी हमारे पास आई थी। अभी आगे तो कह नहीं सकते, तो प्लीज सब लोग अपनी ग्रुप जूम आईडी बना के हमसे शेयर कर दीजिए, जिससे हम कनेक्ट हो सकें रैंडमली किसी भी ग्रुप के साथ। सिर्फ 2 ग्रुप की आई है। दूसरे, अभी कई लोगों को मैं बार बार चैट बॉक्स में लिख भी रहा था कि भाई अपना माइक ऑफ करिए। मैं माइक ऑफ कर रहा हूँ, उसके बावजूद ही ऑन कर रहे हैं। प्लीज ऐसा नहीं करिए, इसे परमानेंटली, क्योंकि अगर हम बीच में म्यूट टू ऑल करते हैं तो हमारे गेस्ट की आवाज डिस्टर्ब हो जाती है। हम सबका माइक उस वक्त नहीं ऑफ कर सकते। तो जब माइक ऑफ करने के लिए चैट बॉक्स में कहा जा रहा है, और इंडिविजुअल टीचर से मैंने कहा है कि भाई अपना माइक ऑफ करिए, उसके बावजूद माइक ऑफ नहीं किया गया है, तो उससे बैकग्राउंड बहुत आवाज आ रही थी। तो जब भी कहा जाए माइक ऑफ करिए। वीडियो स्टार्ट करने के लिए मैंने बहुत लोगों से कहा, लेकिन वीडियो स्टार्ट नहीं हो रहे थे। ऐसा लगता है कि आपने एक ऑन कर दिया फिर कहीं चले गए। तो वीडियो स्टार्ट जब कहा जाए, जिसके लिए अगर आप हैं, एक आध की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन काफी लोगों की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो वीडियो स्टार्ट नहीं हो रहे थे, तो लगातार ऑब्जर्वेशन में थे। ग्रुप मीटिंग आईडी तो डाल दिया है एफडीपी व्हाट्सएप ग्रुप में, जूम आईडी ग्रुप नंबर 1 का। अच्छा, ज्यादातर ग्रुप्स की आ गई है, ज्यादातर ग्रुप्स की आ गई है, बिल्कुल। किशोर सर जी बोलिए। सर वो टॉपिक आप अलॉट करने वाले थे। अभी डाल दिया है, 10 दिया है, 2 मिनट पहले डाला है सर। क्योंकि आज आपको उसमें होमवर्क करना है ना सर। श्योर सर, मैंने अभी डाला है सर, निश्चित रहिए। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। अब आप ग्रुप पर देख सकते हैं सर। दिनेश जी कुछ और कुछ कहना है? सर मेरी एक रिक्वेस्ट है, सर मेरी एक रिक्वेस्ट है, सभी पार्टिसिपेंट्स प्लीज अपने को रीनेम कर लें और स्टार्टिंग में अपना सीरियल नंबर डाल लें।
उससे हमें चैट बॉक्स में देखने में आसानी होती है क्योंकि आपके नाम के आगे सीरियल नंबर आ जाता है। मतलब इसका मतलब है कि कर लेते हैं उस समय। इसका मतलब है Zoom पर आपका जो प्रोफाइल है उस पर आपका नाम और नंबर आना चाहिए, तो अपने नाम के आगे अपना सीरियल नंबर डाल लीजिए, बस सीरियल नंबर ऐड कर ले नाम के आगे। और अभी भी आप रीनेम कर सकते हैं, आप अपने नाम के ऊपर जाकर के वहाँ पर देखेंगे ऑप्शन आएगा रीनेम का। सर डीसी शर्मा सर से सर किशोर सर मुझे कहना है कुछ। प्लीज कहिए मैम, कहिए। मैं ये कह रही हूँ कि सर मेरा ऑडियो पूरे टाइम कनेक्टेड होता है ब्लूटूथ से, और अगर कभी कभी मैं ऑफ भी कर देती हूँ अपना कैमरा तो मेरे ख्याल इतना बड़ा इशू होना नहीं चाहिए। अगर कुछ घर बैठे सिचुएशन हो जाए कुछ टेक्निकली देखिए, इस वक्त अगर मैं शेयर करूँ स्क्रीन को, मैं सारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, काफी लोगों की स्क्रीन ऑफ थी, एक आध की ऑफ होगी, मुझे पता है 2-4 के साथ प्रॉब्लम चल रही है। और देखिए एक पार्टिसिपेंट कम से कम 15 बार क्विट हुए, ऐड हुए हैं। अब मैं कितना ऐड करूं कितना क्विट करूं? नहीं सर, वो क्विट करने की बात नहीं, ऑडियो कनेक्टेड रहता है कई बार ब्लूटूथ से ऐसे। हालांकि मैं ऑफ स्क्रीन गई नहीं, इतने पूरे सेशन में मैं ऑफ स्क्रीन नहीं गई, फिर भी इन केस किसी को कोड नहीं किया है। मेरे पास सबका डेटा है, नहीं है सबका डेटा है, मेरा मेन काम यही है इसको ऑब्जर्व करना। हमारी कोशिश है। डीसी सर हेलो सर, डीसी सर हम वकार बोल रहे हैं। बिल्कुल बोल रहे हैं, हम आपको देख भी रहे थे थोड़ा भैया। सर ये एक्चुअली वकार जी सुनिए सर मेरी बात सुन लीजिए सर प्लीज सर। सर मैं सुबह 4 बजे उठ रहा हूँ सर, मैं लेट, मुझे सुनने का मन कर रहा था, मेरे बैठने में खराब हो रही थी सर, अलाउ कीजिए क्योंकि सर में मतलब पूरी एनर्जी लेवल बहुत लो हो जाएगी। अगर मैं लेटूंगा नहीं तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी सर। मेरी बात सुनिए, बात सही कह रहे हैं। थोड़ा सा सर प्लीज सर, मैंने वीडियो ऑफ किया रहा था, अभी था जब वीडियो ऑन भी था तब भी आप लेटे हुए थे, लेकिन ये देखिए अगर कोई गैस देख रहा होगा उस वक्त तो कैसा लगेगा? सर मेरी सर तबीयत एकदम खराब हो रही थी सर, मेरे से बैठा नहीं जा रहा था, मैं क्या करूं? कोशिश कीजिए, बस कोशिश करिए, मैक्सिमम कोशिश। मान के चलिए आप कहीं और कर रहे हैं तो उस चीज को लिबर्टी मत लीजिए। बार-बार कह रहे हैं चीजें ना, जितनी अच्छा इंटरेक्शन होगा, जितना हमारा लर्निंग होगा। नहीं सर, इंटरेक्शन तो हो रहा है सर, एक्चुअली तबीयत मेरी बड़ी ज्यादा सी भारी लग रही है अभी भी सर। अभी मुझे सर, अभी मेरा कहता है अफ्तार का टाइम, 5 मिनट बाद आप आराम कीजिएगा। 5 सर एक क्वेश्चन पूछना है सर। प्रतिभा जी बताइए सर, एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ, क्या पूरा टाइम अपने को ऑन रखना है क्या कैमरा? पूरी कोशिश कीजिए, एग्जाम टाइम रखिए, क्योंकि जो सामने है, मान ली मैं आपसे, भाई आप हो सकता है मोबाइल पे देख रहे होंगे, लेकिन जो लैपटॉप पे स्पीकर देख रहे हैं उनके सारे सामने चेहरे आ रहे हैं, और जब उनके सामने एक नाम आता है और चेहरा नहीं आता तो सोचिए उन्हें लगेगा कि हाँ ये लोग नहीं प्रेजेंट है यहाँ पर। नहीं सर, ठीक है सर, कल से कंटिन्यू करें। टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो आता लगे थोड़ी बहुत देर के लिए आएगी। नहीं ठीक है सर, कंटिन्यू रखिए। जी सर, थैंक यू। और बात नहीं, बस भैया थैंक यू। मैम क्या देश है? चैट बॉक्स सर, चैट बॉक्स में फीडबैक। अभी सब लोग चैट बॉक्स में अपना फीडबैक और उसके बाद अपनी सेल्फी दे चुके हैं। कोई और कुछ कहना चाह रहे हैं? सर जो लोग वीडियो ऑफ कर लेते हैं उनके लिए एक बड़ी सिंपल सी मैं चीज बता दूं कि मान लीजिए क्लास आप ले रहे हैं और बच्चे क्लास से चले जाएं, खाली चेयर्स आपको दिखाई दें तो कैसा लगता है ना? तो आप ये सोचिए कि इतने एमिनेंट स्पीकर्स को हमने बुला रखा है और उसमें अगर 4 पेजेस हैं जिनमें कि 25-25 लोग हैं और हर पेज में 5-5 कैमरे ऑफ दिखेंगे तो बोलने वाले आदमी का भी जो है वो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है तो इसलिए आप लोग अपनी जो भी समस्या है उसको 3 से 5 के लिए दूर कर लीजिए और सुबह 11 से 1 के लिए दूर कर लीजिए। बाकी टाइम आप फ्री हैं जो भी करना है। तो ये सब चीजें पहले बताई गई थी और तब फिर आपको ये FDP में एंट्री दी गई थी। सुबह भी ये वाली बात हुई थी कि जो रूल्स रेगुलेशंस बताए जा रहे हैं उन पे अमल करना है ना, वो सिर्फ नाम के लिए नहीं है। तो इसलिए अपनी जो भी काम है उसको इस अकॉर्डिंग कीजिए कि वो 11 से 1 के बीच में या 3 से 5 के बीच में ना हो। दूसरी एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि चूंकि इतने सारे लोग हैं, 90 प्लस पार्टिसिपेंट्स हैं और क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो थोड़ा सा आप लोग अगर पूछने से पहले मतलब पॉइंट्स नोट कर लें तो आप कम से कम समय में ज्यादा बात कह सकते हैं और इंटरवेंशन अपना छोटा रखिए ताकि ज्यादा लोगों को मौका मिल पाए। नहीं तो क्या है कि अगर आधे घंटे या पौन घंटे का लेक्चर हुआ और उसके बाद 90 लोगों में से मान लीजिए आधों को भी क्वेश्चन पूछना है तो हर व्यक्ति के हिस्से मुझे लगता है कि 2-2 मिनट से ज्यादा नहीं आता पूछने में। अब जवाब भी उसका होना होता है जो कि कितना लंबा होगा आपको मालूम नहीं है।
तो इसलिए ज्यादा लोगों को बोलने का, इंटरवीन करने का मौका मिले, इसलिए आप अपने पॉइंट्स को नोट करके, चाहे वो क्वेश्चंस हैं या ऑब्जर्वेशंस हैं, पहले उनको नोट कर लीजिए, तब बोलना शुरू कीजिए और एक ही बार में अपनी बात जो है वो पूरी कीजिए। बार बार अगर आप बोलना चाहेंगे तो कई लोग जो है वो बोलने से वंचित रह जाएंगे, है ना। तो आज तो पहला दिन था।